जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि जो विश्व का जो भूगोल है, यानी कि वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी है, उसमें जो 1995 से लेकर के 1995 से लेकर के 2025 तक प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं खासकर वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर के, वो सभी जो है क्वेश्चन को आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो इससे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जो है कल एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर जो है डिटेल में मैंने दिया था, तो वो 1.5 घंटे का लेक्चर ज़रूर देख लें, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा। आज ये दूसरा लेक्चर है, ये खासकर प्रीलिम्स 2026 को एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए जो है लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसकी जो पीपीटी है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और चलिए लेक्चर को बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपको पता है कि ज्योग्राफी पढ़ने के भूगोल जो है, जैसा कि आपको पता है कि जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं, जिनको आप हेरोडोटस कहते हो, उन्होंने कहा था कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। यानी कि ये दरअसल बहुत पुराना कोट है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ जा करके, अगर आप इस कोट पे ही जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 2024 या 23 में जो है क्वेश्चन पूछा था कि जो हिस्ट्री होती है, जो इतिहास होता है, वो ज्योग्राफी से बनता है। और आपको भली भांति पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग मैटर मच इन दिस एग्जामिनेशन, यानी कि अगर समझ नहीं है तो फिर जो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे डॉट्स को। तो डॉट्स को कनेक्ट तभी कर पाओगे जब आपके पास समझ होगी। समझ कैसे होगी? तो आप कहोगे सर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्या रिलेशन है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का संबंध हो सकता है। ये देखिए, कोई जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप तुक्का लगा करके काम बन जाए, ठीक है। समझ होनी चाहिए। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि साउथ इंडिया में आप देखोगे, कल ही के लेक्चर में डिस्कस किया था कि साउथ इंडिया में आपको बड़े एम्पायर देखने को नहीं मिलते हैं, बड़े साम्राज्य जो है नहीं पैदा हुए। उसके पीछे जो सबसे बड़ी कारण था वो ये था कि जो साउथ इंडिया में जो है उतनी फर्टाइल भूमि है नहीं। जो अगर नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे तो गंगा यमुना का जो दोआब है, या आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनता है, या आप वेस्ट बंगाल तरफ देखोगे तो जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको भली भांति समझ आती है कि हर चीज़ में जो है ज्योग्राफी का बड़ा रोल होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखोगे तो ग्रीनलैंड और ईरान और वेनेजुएला, इन सबको अगर उठा करके आप देखोगे, अगर एक ही जो है मुद्दा आपको निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, और मुद्दा इस बात का है कि रिसोर्स किसके पास हैं। जो रिसोर्सफुल होगा, जिसके पास संसाधन होंगे, आप ये मान के चलिए उस पर आज नहीं तो कल आक्रमण किया जाएगा। यानी कि ज्योग्राफी डिसाइड करती है कि भूगोल डिसाइड करता है कि हिस्ट्री क्या लिखी जाएगी। यदि आपके पास जो है कुछ नहीं है तो आपकी हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं कोने में दब करके चली जाएगी और आपके बारे में कुछ नहीं लिखा जाएगा। यानी कि गौर उन्हीं पे किया जाता है जिनके पास कुछ होता है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ग्रीनलैंड पे अगर निगाह बनाए हुए हैं तो वो इसलिए नहीं बनाए हुए हैं कि ग्रीनलैंड मतलब उनको बहुत बढ़िया लगता है, यहाँ वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं। उसका सिंपल टर्म ये है कि ग्रीनलैंड जो है इकोनॉमिकली बहुत जो है, मतलब जो है बेनिफिशियल है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड अगर आप बात करोगे तो जो अमेरिका का जो आप देखोगे तो जो गोल्डन डैम का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिस पे जो है अमेरिका जो मिसाइल सिस्टम या न्यूक्लियर अटैक इन सब से बचाने के लिए जो गोल्डन डैम को बनाने का, नहीं, गोल्डन डोम को बनाने का जो प्रोजेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, उसके लिए भी जो है वो काम का एरिया है ज्योग्राफी के तहत पे। इस प्रकार से आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है, यानी कि इंडिया का अगर आप इमारतें देखोगे, बिल्डिंग देखोगे, तो आपको बिल्डिंगों में भी जब देखोगे तो वहाँ पे भी जो है ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आप पहाड़ों पे निकल जाइए तो आपको मकान जो है वो ढलान टाइप के मिलेंगे। उसके पीछे रीज़न है कि वहाँ पे बारिश जो है वो होती है तो उससे पानी जो है झड़ मतलब पानी जो है वो रुकता नहीं, नीचे आ जाता है। या आप कश्मीर तरफ निकल जाइए काफ़ी, तो आपको जो है मकान लकड़ी के बने हुए दिखेंगे, ठीक है। तो मतलब जापान चले जाइए तो जापान में चूंकि भूकंप अक्सर आता रहता है तो वहाँ पे भूकंप मतलब रोधी जो है, मतलब जिसको कहते हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो है मकान बनाए जाते हैं ताकि जो है भूकंप से जो है उसको बचाया जा सके। इसी प्रकार से आप जो है इंडिया में अगर नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो नॉर्थ इंडिया की ज्योग्राफी डिसाइड करती है कि यहाँ पे किस प्रकार का जो है आर्किटेक्चर बनेगा। जैसे रेड सैंडस्टोन जो है वो साउथ में थोड़ी ना यूज हो जाएगा जा करके, इसलिए रेड सैंडस्टोन का यूज आपको नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मिलता है। साउथ इंडिया में जो है ब्लैक बसाल्ट टाइप के जो है पत्थर का प्रयोग किया गया है,
ठीक है। इसी प्रकार से जो भोजन होता है, यानी कि जो आपका खाना पीने का सामान होता है, ये भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से ही डिसाइड होता है, यानी कि भूगोल से ही डिसाइड होता है। अब आप जो है अमेरिका में तो नहीं कह सकते हो कि आई एम हिंदू एंड मैं जो है वेजिटेरियन हूँ और जो है मैं यही खाऊंगा, तो मर जाओगे, सिंपल सी बात है। यानी कि जो ज्योग्राफी है वो आपका खाना पीना भी जो है निश्चित करती है। आप किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, आप किस प्रकार के जो है क्लॉथ्स वियर करेंगे, ये भी कहीं ना कहीं जो है ज्योग्राफी पे ही डिसाइड करता है। ये आपकी कोई अंदरूनी पसंद नहीं है। हाँ, जो है कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं जो है हम फला एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, या इस्लाम वाले जो है वो कहें कि जो है नहीं हम तो जो है मांस को ही खाते हैं। उसके पीछे जो है फिलॉसफी है, उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि जो ईरान या इराक या सऊदी जो गल्फ़ कंट्री है वहाँ पे पानी की कमी है। पानी की कमी के कारणवश जो है वहाँ पे फल फ्रूट वगैरह जो है अनाज, जो मोटा अनाज होता है या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं वो कम उगते हैं, इसलिए उनको जो प्रकृति ने जो मांस और मछली मतलब जो भी जो है खाने का जो है उनको दे रखा है। यानी कि जो ज्योग्राफी होती है वो जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों को जो है इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रोटी पानी कपड़ा मकान सब चीज़ों में जो है ज्योग्राफी का ही रोल होता है। क्लॉथ में मैंने आपको रोल बताया, खाने में भी रोल बताया। जैसे आप साउथ इंडिया में चले जाए तो इडली डोसा सांभर ये सब क्यों चलता है, उसके पीछे रीज़न है कि साउथ इंडिया में पानी की प्रचुर मात्रा है, समुद्र पास है, और वहाँ का जो वेट है, जो क्लाइमेट है, जो ज्योग्राफी है वो उसको जो है फल फूलती है। साउथ इंडिया में जो है मौसम अलग होता है, इसके पीछे लोग जो है वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, मुंबई या तमिलनाडु या चेन्नई या जो है कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, मैं बताना ये कुल मिला के चाह रहा हूँ, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना चाह रहा हूँ। बिकॉज पढ़ने को तो तुम रट्टा मार के चल रहे हुए, लेकिन तुमसे अगर एक क्वेश्चन जो है कनेक्टिंग वाला पूछ दिया जाएगा तो ना बता पाओगे। तो मैंने आपको 7-8 पॉइंट बता दिए कि ज्योग्राफी आपको क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको दवा के फ़ायदे तो पता चल गए। अब चलो जो है दवा पे गौर करते हैं। तो हमारे पास पूरी जो है लिस्ट है, और तो जो आज देखिए हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि ज्योग्राफी के बहुत सारे हिस्से होते हैं जिनको हम आगे आने वाले बात करेंगे, क्योंकि यही थोड़ा सा जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है उसको हमने अलग पार्ट में रख दिया। देखो ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका पहले समझ लो। सबसे पहले आपको पढ़नी पड़ती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, यानी कि विश्व का जो पूरा भूगोल होता है उसको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपको फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब हुआ जा करके जो भौतिक, अब मैं हिंदी हालांकि जो है यहाँ पे अगर ना प्रयोग कर पाऊँ तो वो जो है फिजिकल का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से जो ज्योग्राफी आप भूगोल देखते हो। ठीक है, उसके बारे में जो है आपको स्टडी करना पड़ता है। यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक तो आपको पॉलिटिकल पढ़नी पड़ती है, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक रूप से जो बाउंड्री होती है, टेरिटोरी होती है। दूसरा आपको जो ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है वो दोस्तों आपको पढ़नी पड़ती है प्राकृतिक रूप से, यानी कि फिजिकल रूप से। फिर यही चीज़ जो है आप इंडिया पे अप्लाई कर सकते हो। इंडिया की भी पॉलिटिकल आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद इंडिया की भी जो है नेचुरल तरीके से आपको जो है फिजिकल ज्योग्राफी जो है पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको ह्यूमन ज्योग्राफी और आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है पढ़नी पड़ती है। तो ये जो है कुछ तरीका होता है ज्योग्राफी पढ़ने का, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल और पॉलिटिकल, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल और पॉलिटिकल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये आपको पढ़नी पड़ती है। यानी कि 4 टोटल जो है सेगमेंट होते हैं जिनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो चलिए आज के लेक्चर को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे 1995 से। ठीक है, आप कहोगे सर उल्टा का स्टार्ट करते हो, मतलब लेफ्टिस्ट हो क्या? नहीं, लेफ्टिस्ट नहीं है, हम ना लेफ्टिस्ट हैं राइटिस्ट हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि हम 1995 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको एक थीम समझ आए कि 1995 से आज तक जो है किस प्रकार की थीम जो है वो समेट करके रखी गई है। ठीक है, विच सब्जेक्ट इज राइट फॉर ऑप्शनल, ये ज्योग्राफी का लेक्चर है। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ पूछ लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि जो ज्योग्राफी है, ठीक है, इसका हम 1995 से अब क्वेश्चन को लेना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या पैटर्न बार बार रिवाइज होता है। ठीक है, और हमारे नीचे अगर आप देखोगे तो इंडियन ज्योग्राफी भी जो है लगी हुई है। ठीक है, तो अब चलिए जो है सबसे पहले 1995 में जो है यूपीएससी ने पूछा है क्लाउड फ्लोटिंग के बारे में। मतलब क्लाउड जो है क्यों फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते क्यों हैं। तो उसके पीछे रीज़न दोस्तों यही होता है कि जो डेंसिटी होती है वो फ्लोट करने में मजबूर करती है। ये क्लास 10th का जो है टॉपिक है। अगर आप जो है पढ़े होगे मैथ का जो है फादर किसे कहा जाता है, हमें कमेंट करके पहले बताओ। तो मैथ का फादर जो है आर्किमिडीज को कहा जाता है। ठीक है, तो आर्किमिडीज का जो है प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा होगा, या फिर जो है आपने बर्नौलीज की जो है थ्योरम पढ़ी होगी क्लास 11th में। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि किसी प्रकार की जो डेंसिटी होती है, यानी कि हालांकि और भी नियम होते हैं वो मुझे भी पता है कि बियोंसी फोर्स वगैरह जो है उसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक साधारणता अगर सरल भाषा में समझा जाए, जिसको आप बरमूडा ट्रायंगल कहते हो, जो कि जो है तो उसमें भी जो है डेंसिटी का ही जो है मैं जवाब इसका दे चुका हूँ कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ें। ठीक है, आप शुरू से वीडियो देखिए जा करके, बार बार रिवीजन नहीं करूँगा।
तो हमारे पास और भी पूरा पढ़ाना है, ठीक है। तो क्लाउड जो है, मैंने आपको क्या बताया कि क्लाउड जो है फॉर्मेशन का, जो क्लाउड तैरते हैं उसके पीछे रीज़न जो है डेंसिटी का होता है, यानी कि घनत्व जो है क्लाउड का जो कम होता है, और जो है नीचे वाले मतलब जिसका घनत्व ज़्यादा होगा यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ नीचे आ जाएगी, और जिसका घनत्व कम होगा यानी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगी। सिंपल सा है, ये आप पानी में भी लगा सकते हो, यही आप हवा में लगा सकते हो, हर जगह यही लग जाएगा। हाँ, एक्सेप्शन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं ऑलवेज। चलो, 1995 में पूछा था कि सबसे हाईएस्ट एलिवेशन जो है किस कॉन्टिनेंट का है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन 1995 में पूछा है कि सबसे हाईएस्ट कॉन्टिनेंट। देखो, हाईएस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो एक वर्ल्ड कॉन्टिनेंट करके वेबसाइट है, वहाँ पे जो है जा करके आप सब जानकारी ले सकते हो। फिर देखो, आपको पता है कि 1995 में साइक्लोन से रिलेटेड पूछा है, 1995 में साइक्लोन से रिलेटेड। यूजीसी एक्सप्लेन, भैया ये ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा है, और आपके अगर ज्योग्राफी से अतिरिक्त अगर कोई सवाल है तो मैं आपके लेक्चर खत्म होने के बाद लूँगा, ठीक है। अभी अगर कुछ पूछना है तो ज्योग्राफी के बारे में बात कर लो, ठीक है। मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ, और वो भी वर्ल्ड की पढ़ा रहा हूँ, इंडिया की मत पूछ देना। आज क्या बोल रहा हूँ मैं कि साइक्लोन जो है, आपको पता है कि जो वर्ल्ड में अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो WMD जिसको कहते हो, इंडिया में जैसे होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द 1875। उसकी कंडीशन के बारे में तो जो है अभी हाल ही में जो है 150 साल शायद कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो उसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। उसका नामकरण करने का जो तरीका होता है UPSC मेंस में पूछ चुका है। तो साइक्लोन के नाम जो है, जैसे विली विली, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ठीक है, तो पैसिफिक में। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि साइक्लोन के बारे में आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ना। फिर देखो बात को, 1995 में जो है गोंडवाना कॉन्टिनेंट, गोंडवाना, देखो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है पंजिया बड़ा सा होता था कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके बाद जो है समुद्र में जो पानी था उसको हम पैंथालासा कहते थे, और उसके बाद जो है गोंडवाना लैंड, और ऊपर जो है डिवाइड हो गया। उसके बाद इंडिया जो है, जो गोंडवाना लैंड जहाँ जहाँ टूटा था तो वो सब जो है में पजल के तरीके से जुड़े हुए थे, तो उनके बारे में नाम पता कर लो, ये सब NCERT का है। फिर ये जरा बात कर लो, 1995 में पैलियोमैग्नेटिक के बारे में पूछा है, पैलियोमैग्नेटिक के बारे में, ठीक है। हमारा जो कॉन्टिनेंट था ना वो ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर गया था, नीचे से जो है ऊपर धीरे धीरे जो है खिसका था, ठीक है। तो नॉर्थ वार्ड जो है उसका मूवमेंट होता है, तो ये पैलियोमैग्नेटिक के बारे में जो है जान लेना। उसके बाद 1996 में जो है ये जो एक थीम है ये बार बार रिपीट हुई है, और ये जो बादल वाली थीम है ना, क्लाउड वाली भी बार बार रिपीट होगी। साइक्लोन वाली है ना, साइक्लोन वाली भी रिपीट होगी। मैं पूरा क्रम बताऊंगा आपको कि कौन कौन रिपीट होगा, ठीक है। चलो, तो इक्वेटर पे रेनफॉल हाई क्यों होती है, ये तो गली मोहल्ले के बच्चे को भी पता होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर पे हाई रेनफॉल और देखो इसको जो है इक्वेटर की बात की जाए तो इसको रीजन ऑफ डोल्ड्रम कहते हैं। रीजन ऑफ डोल्ड्रम का मतलब, हाउ कैन वी से दैट ऑल कॉन्टिनेंटल पजल्स वर यूनिफाइड। कॉन्टिनेंट जो है पजल के तरीके से जो है पहले चिपके हुए थे, ठीक है। अगर आप जो है NCERT उठा करके देखोगे तो उसमें जो है दिया गया है कि पहले पजल की तरीके से आपस में चिपके थे। पेंजिया पूरा कॉन्टिनेंट था एक, ठीक है, बड़ा सा कॉन्टिनेंट था, और उससे जो है अलग अलग हो गए। आपने पूछा कि क्यों जो है कैसे कह सकते हैं, तो उसके कई सारे जो है प्रमाण हैं, जैसे जो है कई सारी जो है वैगनर और जो है कई सारी थ्योरी दी गई हैं, जिसमें जो है जैसे ब्राज़ील में कोस्ट पे जो अगर आप देखोगे, और साउथ अमेरिका की जो ब्राज़ील कोस्ट है, ठीक है, और आप अगर जो है अफ्रीका की जो है कोस्ट पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड का जो है डिपॉजिट मिलता है। साथ ही में जो है फॉसिल फ्यूल बहुत सारे जो है मिले हैं तो कोस्ट पे अलग अलग, और सबका अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे, शेप देखोगे, साइज़ देखोगे, तो वो भी ऐसा लगता है कि पजल की तरीके से फिटाफिट बैठ जाएंगे। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न जो है, बहुत सारे तर्क जो थ्योरी हैं उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, NCERT में दी गई है। अब रेडियो वेव देखो, हमारा जो ये एटमॉस्फेयर होता है ना, इसको बहुत सारी जो है लेयर में बांटा गया है, ठीक है। जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, मीजोस्फियर, ठीक है, इस प्रकार से पूरा बांटा गया है। तो ये देखो आयनोस्फियर के बारे में पूछा गया है कि रेडियो वेव जो है वहाँ से डिप्लेक्ट होकर जाती हैं। फिर आपको जो है पाक बे के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पाक बे जो है किस किस के बीच में जो है पड़ती है, पाक बे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए, पाक बे, ठीक है, पाक की जलडमरू संधि। उसके बाद इंडिया में जो है नहीं, आइलैंड मच इन इंडोनेशिया में जो है आइलैंड आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्किपिलागो, ठीक है, और जो है ये आइलैंड बहुत सारे जो है इंडोनेशिया में देखने क्यों मिलते हैं। जैसे आप कैरेबियन जो आइलैंड देखोगे वो भी जो है, जापान देखोगे तो जापान बहुत समय के बाद जो है जापान एक बड़ा सा जो है आइलैंड बन जाएगा, ठीक है।
अब उसके पीछे जो रीज़न होता है उसमें मैं टेक्निकलिटी में भी नहीं जाऊँगा, ठीक है, वो आपका काम है, आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए लेक्चर है जिनको ज्योग्राफी का ABCD पता है, ठीक है। जिनको कुछ नहीं पता है तो वो जो है इस लेक्चर को ना देखें, वो उसको रोक सकते हैं, क्योंकि एडवांस लेवल का लेक्चर है जहाँ पर मैं सिर्फ जो है मोटी बातें करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए, क्लास पढ़ाने के लिए बैठा नहीं हूँ, लेकिन पढ़ा देता हूँ, वो बात अलग है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आइलैंड जो है इंडोनेशिया में ज़्यादा क्यों देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन जो है आपको पता ही है कि जो है और जापान और कैरिबियन, इनको एक साथ आप पढ़िएगा। ज्योग्राफी को जो है आपको अगर पढ़ना है, नोट्स जो है आपको चाहिए, तो आपको जो है एक वेबसाइट मिलती है ऑनलाइन, PMFIS, वहाँ पे जा करके आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे से नोट्स को जो है व्यवस्थित कर रखा है। अगला जो 1997 में जो क्वेश्चन पूछा है वो आइजो बार को लेकर के पूछा है। आइजो बार आपको पता है कि कुछ जो है लाइनें होती हैं, ठीक है, दबाव की पूरी दुनिया में कुछ लाइंस होती हैं जिसको हम आइजो बार कहते हैं, ठीक है। ऐसे जो है आइजो थम्स भी होते हैं, ठीक है। ये लाइनें जो है बेंड होती हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, क्यों बेंड होती हैं, ठीक है। तो आइजो बार और आइजो थम पे जो कंट्री स्थित हैं, ठीक है, उनको देख लीजिएगा। इनकी आइजो बार और आइजो थम्स जो लाइन है, इनकी विशेषताएं पता कर लीजिएगा। फिर 1997 में पूछा है कि जनवरी में जो है आइसोथर्म इंडिया में कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में जो आइसोथर्म होता है वो इंडिया में कहाँ पे होता है। क्या वो ऊपर से सिमट जाता है, नीचे आ जाता है? तो आपको पता है कि सर्दी पड़ती है, ठीक है, तो इसीलिए जो है वो आइसोथर्म जो है वो साउथ तरफ जो है डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये फिर मैं बता दूँ, जिनको कुछ नहीं आता है वो नहीं समझ पाएंगे, जिनको कुछ कुछ पता है तो फिर वो समझ पाएंगे, ठीक है। 1997 में दोस्तों फिर क्वेश्चन पूछा है कि हॉट ड्राई समर, मिल्ड और मॉइस्ट विंटर, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, ये किस प्रकार के क्लाइमेट को दर्शाता है। देखो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो क्लाइमेट होता है उसमें तो जो है मॉइस्ट विंटर, विंटर में बारिश कहाँ से पड़ जाएगी, तो इस प्रकार का जो क्लाइमेट देखने को मिलता है ये मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट कहलाता है, ठीक है। जैसे संतरा की फसल, वहाँ पे खट्टे जो पदार्थ होते हैं उनकी काफ़ी जो है फसल जो है उपजाऊ पैदा होती है, ठीक है। तो ये जो हॉट ड्राई समर या जो है मिल्ड एंड मॉइस्ट विंटर, ये जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड का जो फीचर है, ये सब जो है आपको मेडिटेरियन टाइप के क्लाइमेट में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो है आपको साल्वीन रिवर के बारे में पता करना है, ठीक है। देखो रिवर को कैसे पढ़ना है, तो रिवर को देखो पढ़ने के दो तरीके होते हैं। रिवर को जब भी पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, रिवर गिरती कहाँ पे जा करके है, रिवर किन किन जो है कंट्री से होकर के गुजरती है, ठीक है, रिवर किन किन कंट्री से होकर गुजरती है। और जब आप इंडिया के उसमें पढ़ें, देखो वर्ल्ड में जब पढ़ना तो उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में पता मत करना, नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर। इंडिया के बारे में पढ़ना तो उसकी ट्रिब्यूटरी पता कर लेना, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क है वर्ल्ड और इंडिया को पढ़ते समय। जब इंडिया आएगा तब इंडिया बताएंगे, अभी इंडिया की बात नहीं हो रही है। फिर आपको जो है एटमॉस्फेयर का जो सीक्वेंस होता है लेयर का, वो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन आता है, ट्रोपोस्फियर आता है, स्ट्रेटोस्फियर आता है, मीजोस्फियर आता है कि आइनोस्फियर आता है, कौन सा स्फीयर जो है पहले आता है। तो ये आपको जो है सीक्वेंस एटमॉस्फेयर का पता होना चाहिए। अब हमें एक बात बताओ, ये अभी थोड़ी देर पहले देखो आपने पढ़ा था, ये देखो 1998 में फिर पूछ दिया, काहे नहीं रिपीट होता है, आगे बढ़ो। फिर देखो अगर ध्यान से देखो, फिर देखो रिवर पूछी हैं मैप पे, जैसे सेंट लॉरेंस, ओरोनाको, मैकेंजी, अमेजन, यूकॉन। तो ये रिवर के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बेटा टाइटल देख लिए होते तो तुम्हें पता चल जाता किस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, क्या फालतू का क्वेश्चन पूछते हो। तो आपको समझ आया कि रिवर जो है मैप पे आपको देखनी है सेंट लॉरेंस, ओरोनाको, मैकेंजी, अमेजन, यूकॉन, ठीक है। ये मैं जो है इसमें दो तीन रिवर हैं, ठीक है। जैसे जो है कौन सी अमेजन हो गई, यूकॉन हो गई, तो ये सब जो रिवर हैं इनको आप मैप पे देख लीजिए। पढ़ने का तरीका रिवर का वही रहेगा, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे गिरती जा करके वर्ल्ड में, और कंट्री कौन कौन से जो है पास करती है। बीच में मैं आपको फिर याद दिला दूं कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पीपीटी मिल जाएगी। फिर 1999 देखो क्या पूछा गया है फिर देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ कि साउथ अमेरिका में जो है मैप पे आपको ये सब मार्क करना है, कौन सा, एंडीज पर्वत, ब्राजीलियन सील्ड, गुआना हाईलैंड, अमेजन बेसिन, ठीक है। ये आपको मैप पे मार्क करने का भी पूछा गया है। मतलब एक समय 1999 के समय ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे जब आपको मैप पे मार्क करने को देता था। मतलब मैप पे जो है आप मार्क करके बताइए कि कौन सा, मतलब उसमें ऑप्शन दे देता था कि एक नंबर बताओ कौन है, मतलब खाली कर देता था उस जगह को
1999 में फिर पूछा है कि अर्थ का क्रस्ट जो है वो किस चीज़ों से मिलकर बना है, मतलब उसमें मास किसका ज़्यादा है, अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मास जो है किस चीज़ का ज़्यादा है। तो जब आप अर्थ के क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो अर्थ के जो है कोर के बारे में पढ़ लो, उसमें किसका है, ठीक है। तो अभी फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, भविष्य में जो है फिर पूछा जाएगा। देखो फिर जो है 1999 में देखो पूछा है कि वॉल्केनिक माउंटेन और उनकी कंट्री पता करनी। देखो जब भी कोई माउंटेन वगैरह हुआ करे वॉल्केनिक माउंटेन, तो उसकी कंट्री पता कर लिया करो, जैसे राइनियर, एटना, पेरिकुटिन, ताल, ठीक है। अब ये जो होंगे उनको आप गूगल कर लो। मैक्सिमम हाइट जो है टाइड की कब होती है, मैक्सिमम हाइट टाइड की कब होती है। तो दोस्तों जब मैक्सिमम हाइट टाइड की पता ही कर रहे हो तो मिनिमम भी पता कर लो। तो ये खुद से कॉमन सेंस लगाया जाता है कि इन फ्यूचर पता चला वो पूछ दिया। ये ज्योग्राफी की क्लास है, ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछोगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहोगे। ये जो नए बालक हैं वो हमसे क्वेश्चन ना पूछें कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है, उसके लिए हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी है, उसको देख लो जा करके। ये छोटे मोटे से सवाल हमसे ना पूछें। तो मैक्सिमम हाइट जो है टाइड की मैं आपको बता दूं कि जब सन, अर्थ, मून जो है जब पैरेलल आ जाते हैं एक दूसरे के जो है सामने आ जाते हैं तो मैक्सिमम हाइट जो है टाइड की होती है, ठीक है। और उसके बाद जब जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल जब बनता है सन, अर्थ और मून के बीच में, तब मिनिमम हाइट जो है टाइड की होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम हाइट जो है टाइड की कब होती है आपको पता कर लेना चाहिए, ठीक है। और जब टाइड को पढ़ा ही रहे हो तो जो है नीप टाइड को भी पता कर लेना, नीप टाइड क्या होता है, ठीक है। देखो अब आपको जो है पूरी दुनिया में जो करंट होते हैं उससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन पूछा है, जैसे वेनेजुएला करंट। देखो करंट के बारे में इन फ्यूचर भी पूछा है। देखो मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी हम 1999 पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। 1999 में हम पहुँच चुके हैं और अभी आपको पता चलेगा कि देखिए कितना रिपीटेंस होता है। देखो करंट के बारे में पहली बार पूछा है 1999 में, ठीक है, कि वेनेजुएला गिनिया, ठीक है, फॉकलैंड करंट, कैनरी हम्बन डोल्टा, अगुलांस ओशियन। देखो करंट के बारे में जब पढ़ना तो बस ये देख लेना कि कहाँ पे वो करंट बहता है, वो गर्म है कि ठंडा है, इतना पढ़ लेना और उसकी लोकेशन देख लेना, इतना ही पूछा जाता है। देखो 1999 में फिर देखो साइक्लोन के बारे में पूछा है साइक्लोन के बारे में, ठीक है। तो ये देखो रिपीटेंस होता है। फिर देखो 2000 में क्या पूछा है, विक्टोरिया लेक के बारे में पूछा है। देखो लेक के बारे में अभी तक पहली बार आपने देखा कि लेक के बारे में पूछा है कि लेक जो है कौन सी कंट्री को टच करती है, विक्टोरिया लेक, ठीक है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है पहली बार सन 2000 में पूछा है ओशियन ट्रेंच के बारे में। मतलब देखो ओशियन में क्या होता है ना, खाई बन जाती हैं, जैसे जो है जब प्लेटें तो आप आपस में सबडक्ट करती हैं ना एक के नीचे एक, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लो ओशियन की प्लेट है, ठीक है, मान लो ओशियन की प्लेट है, जब सबडक्ट करती है तो एक नीचे चली जाती है। तो जब नीचे जाती है तो उसमें जो है टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो है मतलब नीचे मेल्ट कर जाती है, एकदम नीचे धंस जाती है, तो उससे क्या होता है खाई बन जाती है, ट्रेंच बन जाती है, खाई, ठीक है। जैसे मरियाना ट्रेंच, पैसिफिक में जो आपको बहुत सारी ट्रेंच मिलेंगी। तो ट्रेंच की जो है लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे एल्यूटियन ट्रेंच, कर्माडेक ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, सैंडविच ट्रेंच। देखो दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना सन 2001 में फिर पूछ दिया है टाइड के बारे में, इस बार पूछा है नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, ठीक है। तो देखो रिपीट अब रिपीटेंस शुरू होगी, ठीक है। आप देख रहे हो कि कई सारे क्वेश्चन आप देखोगे कि बार बार अभी रिपीट होंगे। फिर उसके बाद जो है ये देखो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा है, साइक्लोन से रिलेटेड है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। सरफेस विंड स्पाइरल कब होती है, तो सीधी सी बात है ये साइक्लोन से रिलेटेड है, ठीक है। और उसी में जो है वो चक्कर गन्ना इसी चलती है, ठीक है। तो उसी को बारे में पूछा है साइक्लोन से रिलेटेड 2001 में। अब आप बताओ कि रिपीट नहीं हो रहा है। अब देखो 2001 में फिर पूछा है बॉइलिंग पॉइंट जो है एटमॉस्फियर में जो है एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ जो है बॉइलिंग पॉइंट घटता है कि बढ़ता है, ये आपको जो है पता करना है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो है आपसे पूछा है। ये जब क्लाइमेटोलॉजी आप पढ़ते हो ना, क्लाइमेट पढ़ते हो, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं तो 3 तरीके से चीज़ों को पढ़ा जाता है, ठीक है। एक होता है जियोमॉर्फोलॉजी, एक होती है क्लाइमेटोलॉजी और एक होती है ओशिनोलॉजी, ठीक है। मैंने क्या बोला, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और जो है ओशिनोलॉजी, ठीक है। तो ये जो है 3 तरीके से जो है ज्योग्राफी को पढ़ा जाता है। फिर जो है 2001 में फिर क्वेश्चन पूछा है, 2001 में क्वेश्चन पूछा है बैरोमीटर से रिलेटेड, ठीक है, कि सडन फॉल अगर बैरोमीटर में हो जाए तो इसका मतलब क्या है। तो सीधी सी बात है कि कुछ खतरनाक होने वाला है, तूफान के आने के पहले की शांति है। इतने लोग लाइव देख रहे हो, ज्ञान के क्वेश्चन कर लो, ज्योग्राफी के पूछ लो और लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर पूछा है 2001 में नाइट के, देखो क्लाउड के बारे में
2001 में जो पूछा है ना, वही अभी जो है हाल ही में पूछा था। जो 2001 में पूछा है वही अभी हाल ही में पूछा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। क्लाउडी नाइट जो है वो वार्मर क्यों होती हैं क्लाउडलेस नाइट की तुलना में? देखो सीधी सी बात है, क्लाउडी नाइट्स में क्या होता है कि जो जो रेडिएशन होती है धरती से जो निकलती है, ठीक है, जो रेडिएशन होती है धरती से जो निकलती है वो क्या होती है, धरती में ही रह जाती है क्लाउडी नाइट्स में, वो बाहर नहीं निकल पाती है। इसीलिए क्या होता है कि जो गर्मी होती है वो ज़्यादा होती है क्लाउडी नाइट्स में, जबकि जो क्लाउडलेस नाइट्स होती हैं उसमें जो आप देखोगे कि मौसम साफ रहता है, ठीक है, और वहाँ पे ड्यू भी जमने के चांसेस रहते हैं, ओस आने के चांसेस। तो 2001 में एक क्वेश्चन पूछा था और 1995 में भी पूछा था। आप देखिए क्लाउड जो है बार बार आ रहा रिपीट, आप कहो ना क्लाउड रिपीट हो रहा कि नहीं रिपीट हो रहा। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन भी रिपीट है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। अब बताओ, जब हमने आपको बता रखा है कि साइक्लोन इंपॉर्टेंट है तो एंटी साइक्लोनिक पूछ लिया तो क्या गलती कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी देखो हमने वॉल्केनिक माउंटेन के बारे में बात की थी, तो अब देखो इसने क्या पूछ दिया है कि वॉल्केनिक इरप्शन किससे नहीं होता है, मतलब इन सब में से जो है बाल्टिक सी, ब्लैक सी, कैरिबियन सी, कैस्पियन सी, इन सब में से जो है किस में से जो है इरप्शन जो है वॉल्केनिक जो है इरप्शन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2001 में देखो पूछा है सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। अब देखो यहाँ से एक नई थीम स्टार्ट हो रही है, रॉक, ठीक है, रॉक। अब यहाँ से 2001 से हमें समझ आ गया कि रॉक भी पढ़ना है, मतलब उस समय के जो एस्पिरेंट होंगे वो अपने दिमाग में मान के चल रहे होंगे कि भैया रॉक से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखना जो है आपको समझ आएगा। फिर देखो पहली बार जो है 2001 में क्वेश्चन पूछा गया लैंडस्लाइड के ऊपर कि अर्थक्वेक से कहीं पे लैंडस्लाइड रही होगी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है, मतलब ये डिजास्टर मैनेजमेंट का हो गया। मैनेजमेंट नहीं, मतलब उसको क्लियर नहीं कहेंगे, बस ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2001 में देखो जो है मर्कली स्केल और रिक्टर स्केल के ऊपर पूछ दिया। आप बताओ अर्थक्वेक से जो है रिक्टर स्केल और मर्कली स्केल का कोई ताल्लुक है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। फिर क्या है 2001 में देखो अर्थक्वेक के ऊपर दमभर क्वेश्चन पूछे हैं, मर्कली स्केल, रिक्टर स्केल, अर्थक्वेक से हुई लैंडस्लाइड, मैग्मा का जो नेचर होता है उसकी लोकेशन, इस पर पूछ दिया, ठीक है। अब फिर देखो जो है 2001 में जो है फिर पूछा है क्वेश्चन, ये इस बार जो है पहली बार कोई नई थीम आपको देखने को मिल रही है जब से हम 1995 से चले हैं, ठीक है। अंकित कुमार आज का अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, हम क्या पूछें यार, हम पढ़ा रहे हैं तुमका। तो स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, ये जो है इरोजन के जो प्रकार होते हैं इनके बारे में पहली बार 2001 में पूछा है। फिर ये 2001 में पहली बार जो है पूछा गया लोकल विंड के बारे में कि उनका नाम क्या होता है, जैसे फोहेन, सैमून, सेंटा एना, जोंडा, ये कहाँ कहाँ चलती हैं। फिर देखो 2002 में पहली बार पूछा जा रहा है, नया ट्रेंड शुरू हो रहा है एल नीनो और साउथर्न ऑसिलेशन के बारे में। आप कहते हो ना कि यूपीएससी का सिलेबस सर हमें दिखा दो, बेटा यही यूपीएससी का सिलेबस है, यही यूपीएससी का सिलेबस है जो मैं आपके सामने अभी पढ़ रहा हूँ। और उसके बावजूद भी जो है इन टॉपिक को अगर आप रेडी ना करो तो ये गलती आपकी है। यूपीएससी सिलेबस अपने सिलेबस में नहीं लिखता है, यूपीएससी का सिलेबस पीवाईक्यू में लिखा होता है। एल नीनो 2002 में पूछा था, अब अगर 2026 में पूछ देता है तो यूपीएससी कौन सी गलती कर दे रहा है। और आप कह रहे हो कि सर पहली बार पूछ दिया, बहुत अटपेटा था, कुछ अटपेटा नहीं था, 2002 में पूछा था तो आपको अकल होनी चाहिए कि जो है एल नीनो को पढ़ के जाओ, साउथर्न ऑसिलेशन आपको पता होना चाहिए। फिर 2002 में देखो थंडर क्लाउड के बारे में पूछा है, थंडर क्लाउड। देखो क्लाउड अगर शब्द लग गया तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि जो है ये अलग क्वेश्चन आ गया। क्लाउड पे 2 बार पूछ चुका है पहले, और फिर अगर 2002 में पूछ लिया तो क्या गलती कर दी है। फिर 2003 में देखो क्या पूछा है, इक्वेटर पर रेनफॉल का वही रीजन पूछ दिया है। अभी बताओ, अभी डिस्कस किया था एक क्वेश्चन इक्वेटर पर रेनफॉल का, और 2003 में फिर पूछ दिया। फिर देखो 2003 में जो है मॉइस्चर पे पूछ दिया है कि मॉइस्चर जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब इसका सीधा ताल्लुक अगर हम आपको बताएं तो पता किस क्वेश्चन से है, इससे है। मॉइस्चर डिपेंड का जो क्वेश्चन का जो ताल्लुक है वो 2001 वाले क्वेश्चन से है, क्लाउडी नाइट वाले से। अगर क्लाउडी नाइट वाले का रीजन आपने अगर जानने की कोशिश की होगी तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते थे मॉइस्चर वाले का, ठीक है। अब 2003 पे आ जाओ। वेट ऑफ बॉडी जो है, यानी कि जो बॉडी का वेट होता है वो लैटीट्यूड पे क्या डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो ये आपसे पूछा गया है। आई एम फाइन, आस्क क्वेश्चन। वेट ऑफ बॉडी जो है आपको जो है लैटीट्यूड पे पूछा गया है कि कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। फांसने के लिए था दरअसल, ये कुछ इसमें क्वेश्चन में था नहीं एकदम।
फिर जो है देखो 2003 में पूछा है कि डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, यानी कि डिफ्यूजन जो लाइट का होता है एटमॉस्फेयर में वो किस कारणवश होता है। तो ये पहली बार पूछा है, ठीक है, ये थोड़ा सा फिजिक्स टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर 2003 में देखो क्या पूछा है कि देखो विक्टोरिया लेक को लेकर के पूछ दिया विक्टोरिया को लेकर के, अभी विक्टोरिया के लिए पहले पूछा था, फिर पूछ दिया, रिपीट हो गया। अब देखो 2004 में जो क्वेश्चन पूछा है मेकॉन्ग से, आप कह दो कि मेकॉन्ग कभी नहीं पूछा है, मेकॉन्ग पूछ चुका था अभी मैंने आपको बताया था कि मेकॉन्ग से क्वेश्चन था, और फिर देखो मेकॉन्ग से आ गया। फिर देखो एटमॉस्फेयर से पूछा है कि थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर इंसोलेशन कन्वेक्शन, ठीक है, तो इससे पूछा है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। साइरस क्लाउड और क्यूमुलस क्लाउड के बारे में पूछा है। क्लाउड के बारे में तो पैटर्न बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है, तो क्लाउड के बारे में आना तय है। फिर अर्थक्वेक का रीजन क्या है, ये अभी आ चुका, तो फिर जो है आपको तैयार करना था। फिर देखो गल्फ और टाइडल करंट और टाइडल बोर के बारे में पूछ दिया। हाँ, ये बात ज़रूर जो है नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया 2004 में। इसके पीछे रीज़न ये है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो अगर आपने स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड को पढ़ा होता, जो कि पहले पूछा था, तो उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा घुमा के पूछा था 2004 में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत रैंडम था, रैंडम नहीं था। टाइड पहले भी पूछा है, 3 बार पूछ चुका है, तो इस बार जो है टाइडल करंट और टाइडल बोर के बारे में पूछ लिया, ठीक है। देखो 2005 में फिर ये रिपीट है, माउंटेन वाल्केनो रिपीट है, ये अभी भी पूछा था, पहले भी पूछ चुका है। रिवर और उनकी सिटी से रिलेटेड पूछ दिया है, कोई गलती नहीं की, इरावली का पूछा था ना, तो वही थीम है, सेम थीम। इक्वेटर किन कंट्री से पास होता है, इक्वेटर किन कंट्री से पास होता है। देखो इक्वेटर में अगर इक्वेटर उतनी जैसे यूपीएससी का चिल्ला रही है, तो हर चीज़ तो पूछा ही चुका है, तो कंट्री तो एक बार रट्टा मार ही लो। इक्वेटर पे कौन सी कंट्री पास होती हैं, एक थीम हम तुम्हें बता दे रहे हैं कि इक्वेटर से कौन सी पानी वाली बॉडी, वाटर बॉडी पास होती हैं, ये भी तुम रट्टा मार लो। और जब इक्वेटर का पूछा है तो तुम जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी रट्टा मान लो, कौन सी कंट्री पास होती हैं, हो सकता है अगली बार उसका निशाना बन जाए। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे सोच सकते हो कि कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखो ये पूछा है, देखो मैंने आपसे क्या कहा था, कॉन्टिनेंट की थीम जो है थोड़े दिन पहले स्टार्ट की गई थी, मतलब थोड़े साल पहले स्टार्ट की गई थी कॉन्टिनेंट में। तब क्या पूछा था कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ऊंचा है, तो अंटार्कटिका आपने मारा था। लेकिन अब इस बार जो 2005 में पूछा है कि कॉन्टिनेंट हमें ये बताओ एरिया वाइज कौन सा बड़ा है, तो अगर पहले पूछा था तो आपको कॉन्टिनेंट पर रिसर्च करनी चालू कर देनी चाहिए थी कि कॉन्टिनेंट के बारे में और फैक्ट पता करो, ठीक है। फिर देखो 2005 में क्या पूछा है, टोटल लैंड एरिया अर्थ का, तो कोई गलती नहीं कर दी। अगर आप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते तो जो है आप लैंड एरिया भी जो है अर्थ का पता ही होना चाहिए। 2005 में देखो ट्रॉपिकल स्टॉर्म के बारे में पूछ दिया है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म के बारे में, तूफान के बारे में। ये दरअसल एक जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था जिसमें घटना घटित हुई थी। ये दरअसल पहले पूछा था अर्थक्वेक से लैंड स्लाइड का, इस बार पूछा है मड स्लाइड का, ठीक है। तो इसमें कोई गलती नहीं कर दी, और ट्रॉपिकल शब्द लगा हुआ है तो सीधी सी बात, ट्रॉपिकल से तो बहुत पहले से पूछ रहा है, तो ट्रॉपिकल के बारे में ध्यान रखो। फिर देखो विंड पैटर्न के बारे में पूछा है। अब अगर विंड वो नाम पूछ सकता है, पहले पूछा है, तो विंड के पैटर्न पूछ के उसने क्या गलती कर दी, नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में कोई गलती नहीं की, ठीक है। फिर देखो 2005 में क्वेश्चन पूछा है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक पोल के बारे में बताओ। अब आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन रैंडम आया हुआ है, नहीं रैंडम आया हुआ है, पैलियो मैग्नेटिज्म पे क्वेश्चन पहले पूछा था, ठीक है, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अगर वहाँ पे पैलियो मैग्नेटिज्म था तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन कुछ आ सकता है। अब यूपीएससी रिपीट थोड़ा ना क्वेश्चन एग्जैक्ट कर देगा, उसी के आसपास पूछेगा, ठीक है। तो कंट्री आपको पूछेगी कि कौन सी पास होती हैं। फिर बरमूडा ट्रायंगल, अब बरमूडा ट्रायंगल जो है वो आपसे पूछा था कि कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कंट्री के नाम पूछ दिए थे, ठीक है। तो अगर आपने जैसे डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट जो पहले था, क्लाउड वाला, डेंसिटी वाला अगर आपने बहुत ढंग से सोचा होता तो आपके दिमाग में सबसे पहले एग्जाम्पल बरमूडा ट्रायंगल ही आता है कि वहाँ पे भी जो आत्मा है भूत वाली, वो भी जो है बरमूडा ट्रायंगल में डेंसिटी ही है, ठीक है। और अगर आप जॉर्डन में देखोगे जो डेथ सी है, ठीक है, उसमें भी डेंसिटी का ही कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। 2006 में बात कर लो, हुआंगपू रिवर संघाई में जो है आपसे पूछी गई थी। होची मिन सिटी, बीजिंग, मनीला कहाँ पे है, होंगपू रिवर, ठीक है। तो कोई गलती नहीं कर दी, अगर रिवर पूछ दिया कोई गलती नहीं, क्योंकि 3 बार पूछ चुका है पहले और आपने पढ़ा क्यों नहीं। रिक्टर स्केल, जब जो है पहले अगर
अर्थक्वेक से रिलेटेड जो डिवाइसें थी दो, उनको पूछ चुका है, तो रिक्टर स्केल को पढ़ के जाना चाहिए था, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो फिर पूछ दिया। फिर आपसे जो है इस बार जो पूछा है वो आपसे कुछ अलग पूछा है कि एनुअल रेंज और टेम्परेचर बताओ पैसिफिक नार्थन में, पैसिफिक अटलांटिक नार्थन में और साउथर्न हेमिस्फीयर में, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये देखो कॉन्टिनेंट का जब स्टडी आप करोगे ना, तो उसमें ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ती है कि जो है कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कहाँ कम रहता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर देखो जो लैटीट्यूड और लॉन्जीट्यूड है ना, उन पे ये देखो कि कौन सी कंट्री पड़ती है। ऐसे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं कि कौन से लैटीट्यूड या लॉन्जीट्यूड पे कौन सी कंट्री पड़ती है। जैसे एक लैटीट्यूड उठा लिया, फिर देख लिया कि कौन से कंट्री उस पर हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में पूछ लिया, कोई गलती नहीं की, बेसिक सा क्वेश्चन। देखो जब ट्रेंच के बारे में पहले भी पूछा जा चुका था, तो आपको ट्रेंच को तो अच्छे से पढ़ना चाहिए था। 2007 में देखो फिर पूछ दिया ट्रेंच, खाई को लेकर के। बेटा हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक देख लिया करो, टाइटल थोड़ा बहुत चैनल पे घूम लो जा करके, तो कुछ पता हो जाए। डायमंटाइन ट्रेंच जो है, डायमंटाइन ट्रेंच, जब देखो ट्रेंच को लेकर के, खाई को लेकर के पहले भी पूछा जा चुका था, तो डायमंटाइन ट्रेंच अगर पूछ दिया तो कोई गलती नहीं की, ठीक है। और सिटी और रिवर को लेकर के जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, देखो फिर पूछ दिया है 2007 में, सिटी और रिवर को लेकर के, बैंकॉक, फनोम या हनोई, यंगून। 2007 में देखो हार्स लैटीट्यूड को लेकर के क्वेश्चन पूछ दिया है, हार्स लैटीट्यूड को लेकर के। आप कहोगे सर हार्स लैटीट्यूड इसका सीधा संबंध जो है ना, जो ट्रॉपिकल वाला संबंध है ना, उसी से जो है हार्स लैटीट्यूड का भी संबंध होता है। मतलब उसी के जब आप पढ़ते हो ना, तो वहीं पे पढ़ा जाता है हार्स लैटीट्यूड के बारे में। ठीक है, तो हार्स लैटीट्यूड को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिर जो है 2009 में अगर हम बात करें, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सिचुएटेड जो कंट्री हैं उनके बारे में पूछ दिया। देखो अब हमें ये बात बताओ, तो दिमाग में खुद आना चाहिए ना, जब वो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पूछ रहा है, जब वो इक्वेटर पे कंट्री पूछ रहा है, तो कैप्रिकॉर्न पे पूछ के क्या गलती कर दिया, कोई गलती नहीं किया। अब बुद्धि ना लगाओ तो बात अलग है। फिर देखो 2008 में क्या पूछा है, 2008 में पूछा है कि माल्टा जो है मेडिटेरियन में, माल्टा मतलब कहाँ लोकेटेड है, तो सबको पता है, आज सबको पता है। फिर देखो इक्वेटर के नियर में जो है कौन सी सिटी है, लो ये कोई नया क्वेश्चन है। पिछली बार कंट्री पूछा था, जब कंट्री पूछ चुका है तो सिटी का इन्हें पता होगी, सिंगापुर है। 1997 में देखो फिर पूछा है, इस 97 में पहले कहाँ से आएगा, दरअसल जो है 3 क्वेश्चन पहले के हैं, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ को लेकर के जो है 1997 में पूछा था, रोटेशन ऑफ अर्थ। देखो इंटरनेशनल डेडलाइन को ध्यान कर लो, इंटरनेशनल डेडलाइन में ईस्ट जाते हो और वेस्ट जाते हो तो समय घटता है कि बढ़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप ईस्ट से जब वेस्ट जाओगे, ईस्ट से जब आप वेस्ट जाओगे तो समय घटेगा, और जब वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो समय जो है बढ़ेगा, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करने पे क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो 1997 में जो पूछा है ना, जो 1997 में क्वेश्चन पूछा है वही सेम क्वेश्चन 2024 में पूछा है, बस तरीका पूछने का अलग है, तरीका पूछने का अलग है, समझ रहे हो। ये अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ये जो 1997 में इंटरनेशनल डेडलाइन को लेकर के क्वेश्चन पूछा है ना, वो अभी 2024 या 2023 में शायद पूछा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, पूरा एग्जैक्ट वेरीफाइड बताऊंगा। फिर देखो 180 डिग्री मेरिडियन जो है लाइन, वो कहाँ से पास होती है, तो यार देखो जीएमटी वाली जो लाइन है ना, 180 डिग्री मेरिडियन की पूछी है, ठीक है, जीएमटी वाली। तो वो लाइन जो है आपको कहाँ से पास होती है, तो यूके से पास होती है, लेकिन नीचे वाला देखना भूल ही जाते हो, तो देख लो पूरा। मतलब आप कहोगे क्या है नया कुछ पूछा है, नया नहीं पूछा है। जब लैटीट्यूड लॉन्जीट्यूड पे वो जब पूछ चुका है कि हमें देश जो है आपको पता रखने चाहिए कि लैटीट्यूड लॉन्जीट्यूड पे कौन से देश पड़ते हैं, तो ये जीएमटी भी तो उसी में शामिल होती है, तो कोई नया क्वेश्चन है ही नहीं। फिर देखो, फिर देख लो ज़रा कि यदि सुबह 10 बजे जो है, मतलब यहाँ पे टाइम कैलकुलेशन को लेकर के सवाल पूछा है। देखो अगर तुम्हें ये एक बेसिक बात पता है ना, 1 डिग्री में 15 मिनट होते हैं, आप कहोगे 1 डिग्री में 15 मिनट होते हैं, ये कौन सी बात होगी, 1 डिग्री में 15 मिनट, ये कौन सी बात हो गई। अब देखो जिनको बेसिक भी ना पता है, ठीक है, तो उनका ना समझ में आएगा 1 डिग्री 15 मिनट। देखो जब क्लास 11 में पढ़े होगे, हो सकता पढ़े ना हो, कबड्डी खेले होगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दरअसल उसमें एक टॉपिक होता है जिसमें आप देखते हो सेट के बाद एक टॉपिक आता है क्लास 11 के मैथमेटिक्स में, जिसका नाम होता है, जिसमें टाइम डायलेशन को जो है आपको पढ़ा जाता है। मतलब कि
एंगल जो होता है, आप कमेंट करके हमें ज़रा बताओ, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एंगल का यूनिट क्या होता है और क्यूब एंगल का यूनिट क्या होता है, ज़रा बताओ तो कमेंट करके। तो एंगल को जो है कैसे मिनट डिग्री में जो है बदला जाता है, ये आपको पता होगा। जैसे एरोप्लेन जब उड़ता है तो वो एक लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पे उड़ता है, ठीक है, कि 32 डिग्री 15 मिनट 36 सेकंड ईस्ट की तरफ एरोप्लेन है, ठीक है। इनके सबके जो है पूरे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड होते हैं, उसी के अनुसार जो है कॉकपिट में जो बैठा हुआ पायलट है वो डिसाइड करता है कि प्लेन को किधर उड़ाना है। कुछ लोग तो समझते हैं कि जैसे ज़मीन पे देख करके जो वो डिसाइड करता होगा कि भैया यहाँ उड़ा दो करके, या जो है उधर उतार दो जा करके, ऐसा कुछ नहीं होता, उसको कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। वो सिर्फ जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आप पे जो है डिसीजन को फाइनल करता है। हाँ, तो मैं बता क्या रहे हैं, बता हम ये रहे हैं कि लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, समझ रहे हो। कि यदि 10 बजे जो है सुबह IST में सुबह अगर 10 बजे हैं, ठीक है, तो 92 डिग्री ईस्ट में जो है शिलोंग में उस समय क्या टाइम हुआ होगा। तो अगर ये देखो बेसिक सा फार्मूला है, 1 डिग्री अगर 15 मिनट अगर तुम्हें पता है तो तुम कैलकुलेट तुरंत कर लोगे, डिग्री निकालो और उसके बाद जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से, काम हो जाएगा, काम खत्म। ये सिंपल सा इंटरनेशनल डेटा लाइन को लेकर के सवाल है, समझ रहे हो, उसी का कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया यहाँ पे। अच्छा, आगे बढ़ो, फिर देखो क्या पूछा है, न्यू मिलेनियम सनराइज मेरिडियन अर्थ 9230। अच्छा देखो, ये जो है हमारी जो धरती है, ठीक है, उसमें जो है आपको जो भारत है, भारत का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पता होना चाहिए, ठीक है। और लगभग जो है अप्रॉक्स 30 का ही डिफरेंस होता है, चाहे नॉर्थ टू साउथ और चाहे ईस्ट टू वेस्ट। फिर उसके बाद देखो 2008 में पहली बार एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिला, अल्बिडो और मरकरी का। कुछ लोग कहेंगे अल्बिडो का होता है, मरकरी का होता है। देखो ऐसी बात है कि मरकरी के बारे में देखो, जब भी बात तुम्हारे सामने चले, ठीक है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मरकरी से कोई रोग फैलता है डेंजर वाला, ठीक है, जिसको मरकरी का देखो नंबर की अगर बात करें तो शायद जो है 40 होता है शायद, और Hg इसको कहते हैं केमिस्ट्री में। और जो है मरकरी की बात करें तो इससे मिनीमाता नाम का एक रोग फैलता है, जो जापान में जो है काफ़ी प्रचलन में था, ठीक है, था। तो जो मरकरी है उसको लेकर के एक कन्वेंशन भी पूरी दुनिया में है, ठीक है। उस कन्वेंशन का जरा हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब आप कहोगे सर काहे कन्फ्यूज करते हैं, मतलब इतना का जो है वो हम इसलिए बेटा पूछ रहे हैं क्योंकि यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो यही है कि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, और हम तो परेशान इसीलिए करते हैं, मेरा काम है ये परेशान करना, ठीक है। क्योंकि अगर हम आपको सब लालीपा परोस करके दे देंगे, ठीक है, तो तुम्हें लगेगा सब पका पकाया मिल रहा है, ठीक है। तो मैं कनेक्टिंग डॉट्स जो है आपके कनेक्ट करता हूँ। अल्बिडो को लेकर के आपको पता होना चाहिए कि अल्बिडो जो है यहाँ से एक नया थीम स्टार्ट हो गई 2008 से। अल्बिडो का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कितना लाइट कौन सी चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो जो बर्फ़ वाले इलाके होते हैं ना, वहाँ से लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। जो अर्बन हीट आइलैंड जो इफेक्ट है उसके पीछे भी जिम्मेदार अल्बिडो ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इतने लोग देख रहे हो, लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, कुछ ज्ञान के क्वेश्चन पूछ लिया करो, ठीक है। 2008 में देखो फिर क्वेश्चन पूछा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को लेकर के, और यूनिवर्स का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर के पूछ दिया है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन पहली बार पूछा है, बेटा पहली बार नहीं पूछा है। 1995 तरफ देखो क्वेश्चन पूछा नहीं था कॉन्टिनेंट को लेकर के, नॉर्थवार्ड मूवमेंट अभी पढ़ाया था। तो अगर कॉन्टिनेंट के बारे में पहले पूछ चुका है तो ये काहे नहीं पढ़ा है, ये भी तो उसी में आता है। फिर ज़रा देखो 2009 में क्या पूछा है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के बारे में पूछ लिया। जब विक्टोरिया झील पूछ चुका है तो विक्टोरिया डेजर्ट भी पढ़ लेते हैं। तो यूपीएससी ने सोचा नहीं पढ़े होगे तो चलो पूछ देते बेटा। फिर देखो ग्रैंड कैनियन, लेक विनीपिग और साउथर्न आल्प्स के बारे में पूछा है, ठीक है। आल्प्स के बारे में पहली बार, लेक विनीपिग ये पहली बार, ग्रैंड कैनियन पहली बार। वर्ल्ड वार 2 कब स्टार्ट हुआ था, कोई ढंग का क्वेश्चन पूछ लो, का जो है क्लास फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। कोर ऑफ द अर्थ जो है, देखो ये देखो फिर रिपीट हो गया। हमने उस समय आपको क्या बताया था, अगर क्रस्ट के बारे में यूपीएससी ने पूछा है तो इस बार कोर के बारे में पूछ लेगा। और 2009 में देखो कोर के बारे में पूछ लिया कि अर्थ की कोर में क्या चीज़ ज़्यादा है, भैया आयरन ज़्यादा है, इसीलिए तो जो है मैग्नेटिक नेचर देखने को मिलता है। फिर देखो हरिकेन, अब आप कहोगे सर हरिकेन पहली बार नया पूछा है। हरिकेन भैया ये 6वीं बार पूछ रहा है 2009 में, समझ रहे हो। ये साइक्लोन से रिलेटेड है, और साइक्लोन तो कई बार पूछ चुका है, कैसे भूल जाते हो। 2009 में देखो क्या पूछा है, ट्रॉपिकल डेजर्ट के बारे में पूछा है, समझ रहे हो, ट्रॉपिकल डेजर्ट के बारे में। और मतलब ये रिलेट करके पूछा है कि जो डेजर्ट होता है ट्रॉपिकल डेजर्ट वो कॉन्टिनेंट की साइड में क्यों होता है, ठीक है। देखो जब यूपीएससी का फेवरेट क्या है, ट्रॉपिकल है, तो बार बार वहीं से घुमा फिरा के कुछ पूछ रहा है
अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी या ओशिनोलॉजी में जो है आपने पढ़ा होगा प्रेशर सिस्टम के बारे में, तो आपको बताया गया होगा कि जो है कॉन्टिनेंट की किस साइड पे जो है डेजर्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पानी जो है समुद्र का कहाँ पे गर्म होता है, किधर होता है, नॉर्थ वार्ड होता है, साउथ वार्ड होता है, कहाँ पे होता है, ये उसी में पढ़ाया जाता है। कोई जो है नया क्वेश्चन नहीं है। 2010 में देखो फिर एल्बिडो को लेकर के पूछ दिया है। अब आप कहोगे सर जो है नया क्वेश्चन है, कहाँ बेटा नया है, ये देखो ये 2008 में पूछा था, 2010 में पूछा एल्बिडो। 2010 में फिर देखो पूछा है एल नीनो को लेकर के। आप कहोगे सर इस बार नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नया नहीं है। अभी एल नीनो को पूछा था, एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन को लेकर के अभी पहले पूछा था ना, कहाँ पे गया एल नीनो। एल नीनो जो है ये कब पूछा था, देखो एल नीनो को 2002 में पूछा था, और फिर अगर पूछ दिया तो क्या गलती कर दिया। यूपीएससी का सिलेबस बेटा यहीं से मिलता है, समझ रहे हो। यूपीएससी का सिलेबस कहीं और से नहीं मिलता है। बाकी चुतियापा काटने में आपका लगे हुए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और दुनिया का नोट्स पत्र आप देंगे। हम कहते हैं हमारा जब ये लेक्चर देख लो, हर लेक्चर तुम्हारा काम हो जाएगा 35, और तुम्हें समझ आ जाएगा कि खेल है क्या पूरा, समझ रहे हो। हाँ, बस ये लेक्चर ही हमारे देखने हैं कंटिन्यू, 5-6 लेक्चर आएंगे, पूरे देख लो, और प्रीलिम्स 2026 में क्या आएगा तुम्हें पहले पता होगा। जेट एयरक्राफ्ट जो है लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में क्यों उड़ता है, ठीक है, इसके बारे में रीजन पता कर लो। देखो जब आप स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और मेजोस्फीयर, आइनोस्फीयर जब पढ़ रहे होगे तो ये बेसिक सा उसका एप्लीकेशन यूज़ तो पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है। फिर देखो वेस्टर्लीज के बारे में पूछा गया है। वेस्टर्लीज के बारे में देखो, जब ट्रॉपिकल आप पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रेशर सिस्टम पढ़ रहे हो, तो वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज जो है, हालांकि मैं मान सकता हूँ कि पहली बार पूछा है वेस्टर्लीज को लेकर के, लेकिन ये तो हर बच्चा जो है पढ़ता ही है, ठीक है। और फिर आपने उस दिन में पढ़ाई किया था जब वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज का नाम ही नहीं सुना था। फिर 2011 में देखो ला नीना और अल नीना को लेकर के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ला नीना और अल नीना को लेकर के कोई गलती यूपीएससी नहीं किया। 2011 में आइनोस्फीयर को लेकर के पूछा है, कोई गलती नहीं किया क्योंकि पहले भी पूछ चुका है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो पूछा चुका है वही फिर पूछा है। 2012 में जो है ओशियन करंट को लेकर के पूछा है, ओशियन करंट किससे अफेक्ट होते हैं, बताओ कोई गलती की, बिल्कुल नहीं की। जब फाकलैंड करंट, गुआना करंट और बेंगुला करंट जब पूछ चुका है तो ओशियन करंट पूछ के क्या गलती कर दिया। हाइट के साथ टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, ये पूछ दिया है। आप कहोगे सर पहली बार पूछा है, बिल्कुल पहली बार नहीं पूछा है। जब बॉइलिंग टेम्परेचर को एल्टीट्यूड के हिसाब से पूछ चुका था तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कैसे जो है हाइट के हिसाब से वेरी करता है। 2013 में देखो क्या पूछा है, 2013 में पूछा है कि वेरिएशन जो है डे टाइम और नाइट में जो है सीजन टू सीजन वेरी क्यों करता है। डे जैसे ना दिन कभी लंबा होता है, छोटा होता है, तो ये सीजन टू सीजन वेरी क्यों करता है। तो ये आप मान सकते हो कि पहली बार पूछा है, लेकिन इसमें बेसिक सी ज्योग्राफी है, ठीक है, और उसको अगर आपने पढ़ा होता है तो आप इसका जवाब दे सकते थे, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। फिर देखो 2013 में माउंटेन को लेकर पूछा है, एटलास माउंटेन, अबिसियन प्लेटो, गुआना हाईलैंड, ओक्वानो बेसिन, इनकी लोकेशन पूछी होगी। फिर देखो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आपसे पूछा है कॉन्टिनेंट और कोस्टल पे कॉन्टिनेंट और कोस्टल पे जो है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो टेम्परेचर पे काफ़ी इंटरेस्ट हमेशा ही आ रहा है, तो कॉन्टिनेंट और कोस्टल पे पूछ दिया। फिर देखो 2013 में थंडर स्टॉर्म पे पूछा है। अब ये ना कह देना कि ये पहली बार है, पूछा था, एग्जैक्ट पूछा था। अभी पूरा अगर वीडियो देख रहे होगे तो अभी मैंने नाम लिया था, पिछले क्वेश्चन में देखा था। 2013 में देखो पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये सब चीज़ें जो है आपसे पूछी गई हैं। ये दरअसल थोड़ा सा फिजिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है, और ज्योग्राफी भी मिक्स है। हालांकि ये कोई मतलब इसमें ये शायद क्या क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो है क्वेश्चन था। फिर इवोल्यूशन जो है ऑर्गेनिज्म का जो है किससे हुआ, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से भी हुआ है, ग्लेशियल साइकिल से भी हुआ है, दोनों से जो है ऑर्गेनिज्म हुआ। देखो इवोल्यूशन जो ऑर्गेनिज्म का है ना, ये भी यूपीएससी की एक थीम है। इस पर भी जो यूपीएससी ने एनवायरनमेंट में भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और यहाँ पे भी पूछे हैं। मानसून क्लाइमेट पे जो है 2014 में पूछा है, मानसून क्लाइमेट। तो आप कहोगे सर मानसून क्लाइमेट जो है ये तो एकदम नया क्वेश्चन है। हाँ मान सकते हो नया क्वेश्चन है, लेकिन ये भारत का ही क्वेश्चन है, और भारत के अगर आपको मानसून के बारे में नहीं पता है तो फिर कैसे पता है तुम्हें। अगर आपने जो है मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट का जवाब दे चुके हो पिछले क्वेश्चनों में, तो आपको साधारण जो माउंटेन जो क्लाइमेट होता है उसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। मेडिटेरियन जो क्लाइमेट होता है उसका अपोजिट ही तो होता है मानसून वाला इंडिया में।
मतलब जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसका अपोजिट होता है मेडिटेरियन वाला। तो जब मेडिटेरियन वाला क्वेश्चन पूछा था तो आपको नॉर्मल कंडीशन का तो पता ही होना चाहिए, 2014 में पूछ दिया। 2015 में देखो पूछा है इक्वेटोरियल काउंटर करंट के बारे में, कोई गलती नहीं किया, करंट पहले भी पूछा था। फिर देखो 2015 में साइक्लोन के बारे में पूछ दिया, कोई गलती नहीं है, बढ़िया पूछा। 2015 में देखो वेस्टर्लीज को लेकर के पूछ दिया है, कोई गलती नहीं किया, पहले भी पूछा है। मेडिटेरियन सी में जो है कौन सी कंट्री बॉर्डर करते हैं, हाँ ये जो है पहली बार पूछ दिया, लेकिन आपको ये थीम पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं जो है क्वेश्चन पूछे तो आपको पता आ चुका है ना कि पहले रिवर से रिलेटेड जो है कंट्री पूछे हैं, लेक से रिलेटेड कंट्री पूछे हैं, तो आपने कैसे छोड़ दिया कि सी से रिलेटेड नहीं पूछेगा, हैं? तो सी से रिलेटेड पूछ दिया, कोई गलती नहीं किया। फिर देखो अराल सी जो है क्यों सूख गया, इसके पीछे देखो कारण पूछ दिया अराल सी के पीछे, ठीक है। तो अराल सी जो है उस समय हाल ही में सूखा था, अब तो हालांकि डेजर्ट टाइप के से बन चुका है, तो उस पर क्वेश्चन पूछा है। ये करंट अफेयर का ज़्यादा लगता है क्वेश्चन, हालांकि थोड़ा बहुत तो करंट का पूछ ही देता है। फिर देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। 2019 में देखोगे तो ड्यू ड्रॉप के बारे में पूछा है कि जो रातों में जो है ड्यू जो है ओस जो है कब पड़ती है, उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है ओस बनने के लिए, ड्यू बनने के लिए। देखो बच्चों का सवाल है, जब अभी क्लाउडी नाइट, क्लाउडी क्लाउड और इनके बारे में जब पढ़ के आए हो तो तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि भैया उसका रीजन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन अगर आप कहो कि पहली बार पूछा है तो मैं इसके बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, ये 3 बार पहले भी पूछ चुका है और 2019 में चौथी बार पूछा है। फिर 2019 में देखो साइरस क्लाउड के बारे में पूछा है, आप कह दो कि साइरस क्लाउड यूपीएससी ने पहले नहीं पूछा था, पूछा था भैया, अभी क्यूलोनिम्बस और जो है साइरस क्लाउड पढ़ के आए हो। फिर 2019 में देखो 21 जून की डेट पूछ दी है। आप देखो 21 जून जब आप पढ़ते हो तो ये बहुत बेसिक होती है ज्योग्राफी की, जो हर टीचर जो है पढ़ाता है 21 जून 21 दिसंबर, ठीक है, ये सब कोई टीचर पढ़ाता है। जो सन का रोटेशन कहाँ होता है, वो कहाँ पे जो है दिन निकलता है, कहाँ रात होती है वगैरह, ये हर बेसिक टीचर जो है पढ़ाता है 21 जून। ये 21 जून नाम ही सुन के जो है आपको समझ आता होगा कि मतलब जो है क्या चीज़ का बात चल रही है। ये हर टीचर जो है पढ़ाता है ये वाला फिनोमिना कि एक अर्थ बनी है, ठीक है, एक बीच में सन है और जो है अर्थ इसे रोटेट करती है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, कहाँ पे गर्मी पड़ती, कहाँ पे सर्दी पड़ती, कहाँ पे आटम पड़ता है, कहाँ पे जो है, ये हर टीचर पढ़ाता है, ठीक है। ये ऋतुएं टाइप का 21 दिसंबर और 21 जून ये तारीखें तो जो है हर बच्चे की रटी होती हैं, और क्या कारण होता है इसके पीछे। फिर देखो एक क्वेश्चन पूछा 2020 में कि रिवर जो है कौन सी कहाँ पे फ्लो करती हैं, जैसे मैकोंग, थेम्स, बोलगा, जाम्बेजी। ये भैया रिवर जो है वहाँ आधी तो रिवर ऐसी हैं जो तो पहले भी पूछ चुका है। तो हमने तुम्हें क्या बताया, रिवर के बारे में जब पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई, किन तक कंट्री से निकली और कहाँ पे गिरी जा करके। जब स्ट्रेट पढ़ो तो स्ट्रेट में 2 बातें आपको पढ़नी चाहिए कि स्ट्रेट जो है वो जो है, स्ट्रेट का मतलब जल संधि, ठीक है, किन 2 समुद्रों को कनेक्ट करती है और किन 2 लैंड बाउंड्री को कनेक्ट करती है, स्टेट के बारे में ये पढ़ो। फिर जब माउंटेन को पढ़ो तो माउंटेन को पढ़ते समय ये याद रखो कि माउंटेन किन किन कंट्री से होकर के जाता है। फिर जब माउंटेन को पढ़ो तो माउंटेन को ये भी पढ़ो कि उससे कौन सी रिवर जो है निकलती हैं, ठीक है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है नहीं उतना, लेकिन माउंटेन में ये पता कर लो कि कौन कौन से कंट्री को टच करता है। रिवर जब पढ़ो तो रिवर ये भी देख लो, रिवर का बता ही चुके हैं। वाल्केनिक माउंटेन अगर पूरी दुनिया में कहीं पे कोई न्यूज़ में रहता हो उसको देख लो। अर्थक्वेक या लैंड स्लाइड या मड स्लाइड या जो है अवलांचे, इस प्रकार का कोई इवेंट अगर ज्योग्राफिक होता है पूरी दुनिया में या कोई नई स्टडी होती है तो उसको ज़रूर देखें, ठीक है, उससे रिलेटेड यूपीएससी पूछता रहता है। अब हमें एक बात बताओ, ये 2020 में जो क्वेश्चन पूछा है ये क्या कोई नया क्वेश्चन है? ओशियन मीन टेम्परेचर पूछा है? अभी आपको याद हो तो पैसिफिक को लेकर के टेम्परेचर के बारे में पूछा था कुछ सालों पहले, और ये जनवरी मार्च वाला टाइम जरा याद करो जब आइसो बार से पूछा था, अभी मैंने उसका आंसर पहले बताया था। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, जो सबसे नई थीम अभी तक हमने देखी है, जो अभी तक नई यूपीएससी ने पूछा था, वो दोस्तों है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम यूपीएससी ने 2020 में पहली बार जेट स्ट्रीम का नाम लिया है, यानी कि इससे पहले बालकगढ़ जो है जेट स्ट्रीम को हो सकता पढ़ के ना ही जाते होंगे, ठीक है, क्योंकि आज तक पहली बार कभी पूछा नहीं था आज तक जो है जेट स्ट्रीम के बारे में। तो आपको हमेशा तैयार रहना है, ठीक है, कि यूपीएससी कुछ ऐसा नया कर सकता है कि जो नया पहली बार होता होगा, ठीक है। हो सकता है हम 1995 से लेकर के 2025 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस करा दें, उसके बावजूद भी जो है कोई एक नया क्वेश्चन निकल आए, हालांकि उसकी संभावना बहुत कम है, बहुत ही कम है उसकी संभावना, लेकिन हमेशा इस काम के लिए तैयार रहें,
कि कुछ भी अगर नया सीखने को मिले तो उसको सीखते रहें। जैसे 2020 में जेट स्ट्रीम पहली बार पूछा है, तो ये जो बालक बैठे होंगे यूपीएससी की परीक्षा में वो एकदम अचंभित रह गए होंगे कि भैया जेट स्ट्रीम कहाँ से आ गया। हालांकि पोलर वर्टेक्स और जो है जेट स्ट्रीम, इसका रिलेशन होता है पोलर वर्टेक्स और जेट स्ट्रीम का। तो अगर अमेरिका का अगर आप जो है नज़र रखते होगे तो अक्सर जो है पोलर वर्टेक्स न्यूज़ में रहता था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जो जेट स्ट्रीम के बारे में पूछ लिया। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि वो गलती कर दी है, लेकिन आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि म्यूज़िक कभी भी बदल सकता है, ठीक है, लेकिन कम ही बदलता है। अगर आप PYQ करके जाओगे तो ऐसा नहीं रहेगा कि आप 0 बटा नील बटा सन्नाटा रहो, कुछ तो करके आओगे, समझ रहे हो। PYQ की दम होती है। चलो हाँ, ये हम स्वीकार करते हैं कि 2020 में जो जेट स्ट्रीम है ये नया पूछा गया था। इतने लोग लाइव देख रहे हो यार, सब कुछ बता रहे हैं, लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन ज्योग्राफी के हो तो पूछ लो, ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछना। और लेक्चर हमारा ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि हम सन 2020 पे आ चुके हैं और 2025 तक जाएंगे, उसके बाद लेक्चर ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर क्वेश्चन पूछ लेना, तब तक लाइक कर दो। 2021 में पूछा है ट्रॉपिकल जोन के बारे में, टेम्परेट जोन के बारे में, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली को लेकर के। अब यार देखो, ये ना कहना कि ये नया था, ये तो नया नहीं है, ये नया नहीं है। फिर देखो 2022 में एक सनाकू आइलैंड को लेकर के जो है एक डिस्प्यूट रहता है फिलीपाइंस और जो है चाइना के बीच में। तो वो जो है इंटरनेशनल रिलेशन में होगा। देखो इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ आइलैंड के डिस्प्यूट रहते हैं, जैसे साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट रहता है किसी बाउंड्री को लेकर के। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को थोड़ा सा ध्यान से देखा करें, किस आइलैंड को लेकर के बवाल है। जैसे अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया था, तो आपको पता हो कि कुछ आइलैंड ऐसे थे जहाँ पे कोई व्यक्ति रहता भी नहीं है, उसके बावजूद उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। तो मे भी पॉसिबल है कि यूपीएससी उनको उठा ले, समझ रहे हो। आप कहोगे सर वहाँ से कैसे उठा लेगी, डोनाल्ड ट्रंप से क्या संबंध। अरे यार, वो आइलैंड काम के हैं जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स लगाया है, समझ रहे हो। जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में टैक्स लगाया है ना, जिन आइलैंड पे जहाँ पे कोई व्यक्ति रहता नहीं है। हो सकता है यूपीएससी अगली बार वर्ल्ड ज्योग्राफी में उन आइलैंड की लोकेशन पूछ दे, समझ रहे हो। या कहीं से मान लो एयरबेस किसी का है, मान लो वो न्यूज़ में था, तो उसको भी जो है ध्यान से समझा करो, समझ रहे हो। कि अगर मान लो कोई एयरबेस या किसी की लोकेशन, या मान लो कोई देश का जो है जहाँ से, जैसे मान लो डियागो गार्सिया अभी चर्चा में है, ठीक है। ईरान पे जो है अमेरिका प्लानिंग कर रहा है कि डियागो गार्सिया से जो है फ्लाइट उड़ाएंगे और जो है वहाँ पे मतलब जो है ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। या गाजा अभी जो है काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। मेडिटेरियन सी काफ़ी चर्चा में रहता है, ठीक है। या यूक्रेन कन्फ्लिक्ट रीजन चल रहा है, या जो है सूडान में आप देखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट रीजन है। इथोपिया में जो एक डैम बना है वो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है। इजिप्ट और इथोपिया के बीच में एक विवाद क्या चल रहा है, उसका थोड़ा लोकेशन पता कर लो, ठीक है। अमेरिका में अगर आप बात करोगे तो अमेरिका में आपको पता है मैक्सिको की जो दीवार है, आप कहोगे सर वहाँ से क्या मतलब, कैसे हो सकता है कुछ भी। तो ग्रीनलैंड के बारे में पता कर लो कि ग्रीनलैंड किसका है किसका नहीं है। ग्रीनलैंड का थोड़ा इतिहास पता कर लो। ग्रीनलैंड के अगर कोई आइलैंड हो तो उनके बारे में पता कर लो, हैं, किसी कंट्री के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक सी ज्ञान है जिनको आपको होना चाहिए, ठीक है। जो न्यूज़ में रहा करे ना कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो उसके बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए। या मान लो जो है भारत ने कई सारे जो है अभी एयरबेस पे जो है हमला किया था, तो क्या आपको पता है उनकी लोकेशन क्या थी, किन एयरबेस पे जो है भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, किन एयरबेस को जो है उड़ाया था भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आपको लोकेशन नहीं पता होगी। फिर जो है ये अगर कोई, जैसे मान लो कोई अर्थक्वेक या कोई अप्राकृतिक आपदा आती है, तो उस पर ये देखो उसकी लोकेशन कहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। अगर कोई जो है ज्योग्राफी में कोई नेचर, कोई प्रकृति अगर बदल रही है, कोई रिसर्च नहीं आई है, तो उस पर नज़र रखें। 2022 में देखो फिर क्या पूछा है। भैया सॉरी फॉर टुमारो बैड बिहेवियर। ये देखो तुम्हारे लिए बड़ी चीज़ होती होगी बैड बिहेवियर और अच्छा बिहेवियर, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये जो सम्मान और जो अपमान है ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी मैं इसका ध्यान भी नहीं रखता हूँ, और ख़ासकर अगर जो आप लोग हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि हमारे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सब में कोई फ़ायदा रखा नहीं है, कुछ ज्ञान की बातें कर लोगे, कुछ सीख के जाओगे, बाकी जो है लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। बाकी हमारा कुछ नहीं घाटा जाएगा, आप ही का नुकसान होगा। फिर देखो 2022 में जो है क्वेश्चन पूछा था हाई क्लाउड और लो क्लाउड को लेकर के। आप हमें एक बात बताओ, हाई क्लाउड और लो क्लाउड पूछ के क्या यूपीएससी ने कोई गलती कर दी। ये तो भैया सन 2000 तरफ क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ये तो सन 2001 तरफ क्वेश्चन था क्लाउड के लेकर के, फिर पूछ दिया है। फिर लो जरा, देखो अफ्रीका की कोई लेक जो है वो सूख गई थी, तो ये न्यूज़ में रहा होगा, आपने नहीं पता किया, पूछ दिया है, ठीक है। फिर 2022 में देखो पूछा है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो है लॉन्गेस्ट डे ईयर का कौन सा रहता है।
लॉन्गेस्ट डे जो है साल भर का नॉर्थन हेमिस्फीयर में कौन सा रहता है? आप कहोगे सर ये पहली बार पूछा है। अरे यार कुछ ना पहली बार पूछा है, ये क्वेश्चन का सीधा लिंक 2019 वाले क्वेश्चन से है, समझ रहे हो? वही से पूछा है, जो वो अर्थ का और सन के सापेक्ष जो मूवमेंट होता है ना नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में, बस वहीं से क्वेश्चन है ये। फिर 2023 में क्या पूछा है? 2023 में पूछा है कि टेम्परेचर जो है कंट्रास्ट आपको कॉन्टिनेंट और ओशियन में क्यों देखने को मिलता है समर और विंटर में? तो यार सीधी सी बात है, ये देखो वही वाला है, समझ रहे हो क्वेश्चन की, मतलब जो है जो इफेक्ट होता है ना, समुद्र का इफेक्ट होता है कॉन्टिनेंट पे, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेसिक जलवायु का क्वेश्चन है। अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है इंफ्रारेड रे को लेकर के। तो ये देखो क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इंफ्रारेड रे और जो है ये आपको नहीं पता है कि जो है रे अंदर आती हैं, फिर जो है टकरा करके धरती से जो है बाहर जाती हैं। समुंदर में जो क्या होता है कि समुंदर जो है वो बहुत देर में जो है गर्म होता है और बहुत देर में ठंडा होता है, जिसका बेनिफिट हमें जैसे मुंबई चेन्नई वाले जो समुंदर इलाके होते हैं वहाँ पे मिलता है। उससे क्या होता है वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है, समझ रहे हो? तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। 2023 में देखो फिर पूछा है अर्थक्वेक को लेकर के पी और एस वेव के बारे में। हाँ, अगर ऐसे आप कहोगे कि पी और एस वेव ये पहली बार नया पूछा है, हाँ नया पूछा है, लेकिन अर्थक्वेक के बारे में भैया जो है पूरी उसकी कुंडली पूछ चुका है, रिक्टर स्केल जाने कौन कौन सी स्केल, और उसके बावजूद जो है अर्थक्वेक से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहा है, कम से कम तो 10 क्वेश्चन तो पहले पूछ चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाई यील्डिंग टॉपिक अर्थक्वेक है। अब की बार हो सकता है एल वेव और एस वेव पूछ दे, समझ रहे हो? तो पूछ सकता है। तो ये खुद से लगानी चाहिए कि अर्थक्वेक जो है ये कोई नया चीज़ थोड़ी ना है, मतलब ये तो बहुत पुराना टॉपिक है। 2024 में देखो यूपीएससी ने क्या पूछा है, जरा ध्यान से समझो। 2024 में क्या ये नया पूछा है, पहली बार क्या पूछा है कि वाटर वेपर जो है वो एल्टीट्यूड के हिसाब से उसमें क्या होता है, हैं? वाटर वेपर जो है उसका एल्टीट्यूड के हिसाब से क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आप हमें एक बात बताओ, जब टेम्परेचर पहले पूछ चुका है, जब वो टेम्परेचर पूछ चुका है एल्टीट्यूड के हिसाब से, तो वाटर वेपर पूछ लिया, क्या गलती कर दिया? यूपीएससी जो है पहले पूछ चुका है एल्टीट्यूड के टेम्परेचर का डिफरेंस करवा चुका है, ये पूछ दिया। 2024 का जो क्वेश्चन है ना 21 जून वाला, याद करो बेटा, 21 जून जो है ये देखो फिर दोबारा पूछ दिया, तिबारा पूछा है, हाल ही में पूछा है। देखो 21 जो ये देखो 21 जून दिखाई पड़ रहा, 23 24 2024 में 21 जून पूछा, 21 जून 2024 में पूछा, 21 जून 2019 में पूछा, 21 जून आपको जो है ये कब पूछा है, 2022 में पूछा। अब अगर इतना भी जो है अगर चिल्ला करके तुम्हें यूपीएससी बता रही है कि प्रभु पढ़ लो, लेकिन प्रभु को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, प्रभु कह रहे हैं कि नहीं हमें तो जो है कोचिंग वालों के पास जाना है, कोचिंग वाले हमें जो है मास्टर जी हमें सब पढ़ा देंगे। अरे बेटा तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें सिंपल सा जो है पीवाईक्यू जो है प्रीवियस क्वेश्चन अगर तुमने देख लिए पिछले 30 सालों के जो मैं करवा रहा हूँ, उससे काम आपका हो जाएगा। बाकी कहीं पे जो है चक्कर मकर करने की ज़रूरत नहीं है। और जितने मैंने टॉपिक अभी बताए हैं, ठीक है, इन टॉपिक को आकाश खोदो पाताल खोलो, कहीं से भी खोद करके जो है इन टॉपिक को पता कर लो। ये किसी एक बुक में नहीं मिलेंगे, ये जितने भी मैंने टॉपिक बताए ये एक बुक में नहीं मिलेंगे, ये एक किताबिया में नहीं मिलेंगे, ये जो है इनको बहुत सारे सोर्स से खंगाला जाता है। जैसे नहीं पूछते हैं सर एक बेस्ट बुक बता दो, ये महामूर्खों वाला क्वेश्चन है कि बेस्ट बुक बता दो, बेस्ट टीचर बता दो, ये कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, जो मैंने टॉपिक बताए हैं इनको गूगल करो, कुछ भी करो, पता करो इनके बारे में, ठीक है। अब 2024 में देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में पूछ दिया है, ठीक है। हाँ, ये अगर आप कह सकते हो कि कोरियोलिसिस फोर्स जो है ये दरअसल एक प्रकार की फोर्स नहीं होती है, अपरेंट फोर्स होती है, ठीक है, ये कोई फोर्स नहीं होती है, पहले तो ये समझ लो। इसका ये पूछा है कि कहाँ पे ज़्यादा होती है, कहाँ पे कैसी डायरेक्शन होती है, साउथ में कैसी होती है, नॉर्थ में कैसी होती है, डायरेक्शन के बारे में पूछ लिया है। जो भी क्वेश्चन पूछना हो भी पूछ लेना। 2024 पे आ चुके हैं, 2024 पे आ चुके हैं, 2025 पे आने वाला है, बस उसके बाद आपके क्वेश्चन ले लेंगे और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और तब तक आप क्वेश्चन नीचे पुट कर दीजिए, मैं के ले लूँगा, अभी ले लूँगा। 2024 पे आ चुके हैं, 25 बचा हुआ है। 2024 में देखो क्वेश्चन पूछा है कोरियोलिसिस फोर्स को लेकर के। अब आप कहोगे सर ये तो नया है, पहली बार है। देखो जब ईस्टर्ली और वेस्टर्ली तुम पढ़ चुके हो पहले भी, तो यार कोरियोलिसिस फोर्स नहीं पढ़े होगे क्या, उसको छोड़ दिया होगा? तो हमें तो नहीं लगता, अगर छोड़ दिया तो ये तो महामूर्खता है। 2024 में अगर नहीं कोरियोलिसिस फोर्स पढ़े हो, ईस्टर्ली वेस्टर्ली वो पूछ चुका है, ट्रॉपिकल पूछ चुका है, टेम्परेट पूछ चुका है, और आपने कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा। प्रेशर सिस्टम वो पूछ चुका है और आपने कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा, ये कैसे हो सकता है? फिर देखो माउंटेन रेंज के बारे में पूछ दिया है। देखो माउंटेन रेंज तो पहले भी पूछता आया है, जैसे बोसगेस, आल्प याद करो, अभी हमने पहले बताया था, आल्प्स, अपलाचीन, एंडीज।
तो ये जो है माउंटेन रेंज के बारे में, मतलब उसमें कौन सी कंट्री वगैरह ये आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये थीम है कि माउंटेन के बारे में कंट्री पता करनी होती है। फिर पूछा है कि नॉर्थ सी की जो है, नॉर्थ जो सी है ना उसकी बॉर्डरिंग कंट्री बताओ। ठीक है, नॉर्थ सी की जो है बॉर्डरिंग कंट्री पूछी गई है। तो ये देखो फिर वही रिपीट थीम है, बस नाम बदला है, थीम वही है कि सी के बारे में बॉर्डरिंग कंट्री पूछता है। फिर रेनफॉल और वेदरिंग के बारे में पूछा है। ठीक है, रेनफॉल और वेदरिंग के बारे में पूछा है। जैसे रेन वाटर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है। हाँ, ये कुछ जो है नया टाइप का क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा है कि रेन फॉल में, यानी कि जो है जो पानी गिरता है और जो वेदरिंग होती है उसमें पानी गिरने में जो है CO2 की क्या, देखो इसका सीधा से इफेक्ट जो है मोनूमेंट से है। ठीक है, जब जब एसिड रेन होती है ना, जब तेजाब वाली वर्षा होती है तो उससे मोनूमेंट जो होते हैं, बिल्डिंग होती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो इधर से जब ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ना, वही जो है आगे चल करके एसिड रेन करती हैं, तो उसी से रिलेट करके इससे पूछा गया है। 2024 में देखो फिर क्या पूछा है, आइजोथर्म को लेकर के पूछा है। जब वो आइजो बार पूछ चुका है चिल्ला चिल्ला करके, तो उसने आइजोथर्म पूछ लिया, तो क्या गलती कर दिया। आइजोथर्म जब जनवरी मार्च वाला पूछा था तब तो नहीं बोले थे, तो आइजोथर्म पूछ दिया है 2024 में। फिर 2024 में पूछा है कि थिकनेस जो है ट्रोपोस्फियर की इक्वेटर पे कितनी होती है और पोल पे कैसी होती है, थिकनेस, मोटाई। तो देखो अब ऐसा ना कह देना कि पहली बार पूछा है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर पहले भी पूछ चुका है, ये बात पता होनी चाहिए। 2024 में फिर देखो क्या पूछा है, हीट बजट के बारे में पूछा है, सोलर रेडिएशन, ग्रीन हाउस, लॉन्ग वेव एब्जॉर्बर। अब अगर इसका कनेक्शन अगर तुम बैठा लोगे ना तो इसका सीधा कनेक्शन इसी से है। ठीक है, ये जो रेनफॉल, वेटर, CO2, रेन वाटर, ऑक्सीजन, ग्रीन हाउस, सोलर रेडिएशन, हीट बजट। जब रेडिएशन के बारे में पहले भी पूछ चुका है, ड्यू के बारे में पूछ चुका है, क्लाउडी नाइट के बारे में पूछ चुका है, रेडिएशन का इफेक्ट पूछ चुका है, तो 2024 से तो सीधी बात कनेक्ट होगा। ठीक है, जो 2024 वाला है, हाँ ये मान सकते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत तो जो भिन्न होता ही है, लेकिन हम इनडायरेक्ट बात करते हैं कि लिंक जरूर बैठता है। फिर रेड सी में जो है प्रेसिपिटेशन कैसी होती है और उसमें कितनी रिवर जो है इंटर करती हैं, कितनी नहीं करती हैं वगैरह पूछा है रेड सी को। भैया 2025 में आ चुके हैं। ठीक है, बस ख़त्म है, 2025 में आ चुके हैं। अब बस 2025 का लॉजिक दे दें कि 2025 में कौन सा क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, ये ज़रा लॉजिक हम दे दें। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि 2025 के अब मैं सारे क्वेश्चन का जवाब जो है आपको दूंगा कि वो क्यों पूछे गए थे पिछले एग्जाम, मतलब ये 2025 में वो क्वेश्चन क्यों आया। ठीक है, जैसे 2025 में पहला क्वेश्चन आया है, इक्वेटर से जो पास होने वाली लेक है ना वो हमें बता दो। अब ज़रा ध्यान देना, जब लेक्चर शुरू हुआ था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब वो इक्वेटर पे कंट्री पूछ चुका है, जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कंट्री पूछ चुका है, तो वो इक्वेटर पे अगर वाटर बॉडी पूछ लेता है तो क्या गलती कर दिया है, हैं? इक्वेटर पे अगर कंट्री पूछ दिया है तो इक्वेटर पे इस बार लेक पूछ दिया। 2025 का थीम है। और हम एक बार आओ तुम्हें भविष्य के लिए बता दें, तुम्हें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी जो है लेक पता कर लेनी है, वाटर बॉडी पता कर लेनी है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कंट्री भी नहीं पूछी है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर कोई कंट्री हो तो उसको देख लेना, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है अगर कोई वाटर बॉडी हो उसको देख लेना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कोई वाटर बॉडी हो उसको देख लेना, क्योंकि अभी वो उस पर नहीं पूछा है, अभी उस पर नहीं पूछा है। खासकर जो लैटिट्यूड होते हैं, जो लॉन्जिट्यूड होते हैं, उस पर देख लो करो कि कंट्री कौन से लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे कौन सी कंट्री पड़ती है, समझ रहे हो। फिर देखो 2025 में एक क्वेश्चन पूछा है कि इक्वेटर से पास होने वाली जरा कंट्री बता दो बेटा। ये तो देखो कट कॉपी पेस्ट है, ये क्वेश्चन इतिहास में पूछा गया था, पहले भी पूछ चुका है। इक्वेटर से पास होने वाली कंट्री, ये 2025 का क्वेश्चन नया नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बिल्कुल सेम टू सेम रिपीटेड है। 2025 में जो कंट्री पूछा गया है ना, इक्वेटर से कौन सी पास होती हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड। फिर 2025 में पूछा है कि 4 टाइम जोन वाली जो कंट्री हैं उनका जरा नाम बता दो। देखो हम 4 टाइम जोन वाली कंट्री तो चलो साइड में रख दो, हमें ये बताओ टाइम जोन से रिलेटेड क्या कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है। इंटरनेशनल डेडलाइन को लेकर के टाइम जोन को लेकर के क्वेश्चन पूछ चुका है, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम को लेकर के क्वेश्चन पूछ चुका है, भारत में जो है टाइम की जो है कैलकुलेशन करवा चुका है, और आप जो है टाइम जोन को नहीं कि ध्यान में रख रहे हो, जो इंडिया में हमेशा डिबेट में रहता है मुद्दा कि टाइम जोन जो है 2 होने चाहिए, 1 होने चाहिए, तो ये जब भी कोई पढ़ता है तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि टाइम जोन किस कंट्री में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये विकिपीडिया आपको मिल सकता था।
फिर देखो 2025 में पूछा है कि एंडीज की माउंटेन कंट्री बता दो, मतलब एंडीज जो पर्वत है उस पर कंट्री कौन सी पड़ती हैं। ये भैया बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। 2024 में जो पूछा था ना उसमें भी एंडीज था, 2024 में एंडीज था, 2025 में पूछ के क्या गलती कर दी हो, क्या गलती की है 2025 में एंडीज पूछ के, 2024 में पूछा है एंडीज को और फिर पूछ दिया है। PYQ का जलवा इसी को कहते हैं, और हमारे जैसे अगर बताने वाला हो जाए तो समझ लो तुम्हारा खेल खुल गया पूरा। फिर 2025 में देखो क्या पूछा है, 2025 में देखो फिर क्या पूछा है। मैं एक एक क्वेश्चन का रीजन बताऊंगा कि क्वेश्चन क्यों 2025 में ये पूछा गया, दिमाग खोल दूंगा एकदम। फिर देखो 2025 में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि साइबेरिया और अलास्का में जो है, जो दो लोग बैठे हुए हैं इंटरनेशनल डेडलाइन को जो है क्रॉस करते हैं तो टाइम बढ़ेगा कि घटेगा। हमें तुम एक बात बता दोगे, तुम लेक्चर देख के आए हो, इंटरनेशनल डेडलाइन को लेकर के यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पहले भी पूछे हैं और 2025 में इंटरनेशनल डेडलाइन पे ही बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, बस उसमें नाम बदल दिया है, ठीक है, घुमा के पूछा है, लेकिन क्वेश्चन वही है कि डेडलाइन के इधर उधर जाने में टाइम घटता बढ़ता कहाँ पे है। सेम क्वेश्चन है 2025 का इंटरनेशनल डेडलाइन को लेकर के, बस वो इनडायरेक्ट पूछा है। पहले जो है इंटरनेशनल डेडलाइन को लेकर के सीधा पूछा था, इस बार इंटरनेशनल डेडलाइन में क्या कर दिया, 2 एग्जाम्पल रख दिए कि इधर जाओगे तो क्या होगा, उधर जाओगे क्या होगा। बिल्कुल ईजी सवाल है 2025 में, रिपीटेड। फिर 2025 का चौथा सवाल देखिए वो कहाँ से आया है, क्या लिखा है, विदाउट एटमॉस्फियर टेम्परेचर एवरीवेयर ऑन अर्थ हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप। यानी कि जो है अगर धरती पे जो है एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा। अब यार ये तो मतलब अगर किसी ने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो मतलब एटमॉस्फेयर की यूटिलिटी तो उसकी पता ही होगी कि यार हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और ट्रैप हो जाएगी और जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। बच्चों का सवाल है। 2025 में देखो फिर क्या पूछा है, पानी का रॉक पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पानी का रॉक पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चाक के बारे में पूछा है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन जो है इसका आप कोई लॉजिक देकर हमें अब बताओ बेटा, आप जो हमें इसका लॉजिक दो जरा, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। जो रॉक है परमिएबिलिटी उसकी पूछी है, चाक की परमिएबिलिटी पूछी है कि चाक से पानी निकलता है कि नहीं निकलता है, पोरस होता है कि नहीं होता है, चट्टानें पोरस होती हैं परमिएबल होती हैं कि नहीं होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। आप कहोगे सर इसका लॉजिक नहीं आपके पास होगा, बेटा लॉजिक तो है हमारे पास। 2024 का ये क्वेश्चन उठाओ, ये क्वेश्चन 2025 का जो है ना, इसका सीधा ताल्लुक आपका जो है इससे है जहाँ पे लिखा है रेनफॉल ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग जब 2024 में पूछा है तो आपने ज़रूर रिसर्च की होगी कि कौन से चीज़ों से जो है पानी वेदरिंग जो है कम होता है, कौन सी चीज़ों ज़्यादा नहीं होता है। वहाँ पे भी जो है CO2 वाटर में पूछी गई थी, जिससे इफेक्ट होता है, मोनूमेंट वगैरह ख़राब हो जाते हैं, पत्थरों पे इफेक्ट होता है, और वही 2025 में पूछ दिया। हाँ ये ज़रूर मानता हूँ कि सीधा सीधा नहीं है, लेकिन रिलेशन तो है बेटा, रिलेशन है, रिलेशन है, सीधा सीधा रिलेशन है, समझ रहे हो। बस मेरे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, 2025 आखिरी चल रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन रह गए, उनके लॉजिक और दे दूँ, तर्क दे दूँ, उसके बाद जो है आपके क्वेश्चन ले लूँगा, ठीक है। और रेडी रहो बिल्कुल हाथ धो करके। 5 क्वेश्चन रह गए हैं 2025 के, उनका लॉजिक दे दूँ कि क्वेश्चन आया कहाँ से। जो पूछते हो ना कहाँ से, कौन सी बुक से आता है, बेटा PYQ से आता है। फिर 2025 में देखो क्या पूछा है कि जनवरी में नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है उसका आइसोथर्म जो है वो बेंड काहे हो जाता है। अब आप कहोगे सर इसका लॉजिक नहीं दे पाओगे, बेटा दे देंगे, इसका भी लॉजिक दे देंगे। ये जो क्वेश्चन है ना 2025 वाला, जनवरी में आइसोथर्म का पूछा है कि बेंड काहे होता है, कैसे होता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है, अगर देखो वीडियो बिना अगर स्किप किए देख रहे होगे तो तुम्हें याद होगा कि अभी मैंने नाम लिया था, और मैं दिखा भी देता हूँ कि ये क्वेश्चन कब पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत पहले भी पूछा था, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। जनवरी कहाँ गया, जो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है, कहाँ गया। मुझे एक एक बात याद रहती है कि कब क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था, आप भले ही भूल जाओ, ठीक है। तो जनवरी वाला जो है ये मिल जाएगा। एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, सेडिमेंट्री रॉक, जोंडा, लैटिट्यूड, आइसोथर्म, आइजोबार, कहाँ गया आइजोबार, इसको सर्च कर लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्वेश्चन है।
जो 2025 में है वो क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जनवरी वाला, ये कहाँ पे गया। चलिए जो इसको सर्च कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि क्वेश्चन आया है पहले भी, ठीक है। आइजो बार जनवरी सर्च करूं, ये जो है आप देख सकते हो 1997 में क्वेश्चन पूछा था। 1997 में क्वेश्चन जो पूछा है वही क्वेश्चन 1997 में पूछा है वही क्वेश्चन जो है आपका 2025 में पूछा है। 1997 का क्वेश्चन 2025 में आया है और 1997 क्वेश्चन 2025 में रिपीट हुआ है, समझ रहे हो। हाँ, फिर देखो 4 क्वेश्चन और बचे हैं 2025 के, उनके भी लॉजिक दे दूं कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। पूछा है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इक्वेटर एंड पोलर रीजन मोर डस्ट पार्टिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट लेस ड्राई विंड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो ड्राई विंड चलती है, ठीक है, आपको पता है कि जो है अगर आपने प्रेशर सिस्टम पढ़ा होता तो प्रेशर सिस्टम से आपको पता है कि जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है वहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे जो है नीचे गिरती हैं, जिससे डेजर्ट बनते हैं, ठीक है। और जब वो नीचे गिरती हैं तो सूखी हवाएं होती हैं, ड्राई विंड होती हैं, जो कि डेजर्ट बनाती हैं और डस्ट पार्टिकल चूँकि उसमें उड़ते हैं। तो बस यही रीज़न था, यही कारण था। अगर आप प्रेशर बेल्ट से देखोगे तो क्वेश्चन तो इतिहास में भी पूछे जा चुके हैं, कई सारे क्वेश्चन ट्रॉपिकल से पूछे हैं, हार्श लैटिट्यूड से पूछे हैं, टेम्परेट से पूछे हैं। और आपने कैसे इसको और जब डेजर्ट से पूछा है कि डेजर्ट बताओ जो है यहाँ पे क्यों ही होता है, तो आपने ये रीजन तो पक्का ही पता किया होगा। कैसे कह सकते हो कि क्वेश्चन 2025 में नया था। अभी तक हमने जो देखा लगभग आपको पूरा गणित समझ में आ रहा होगा कि कोई क्वेश्चन रिपीट, सब क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर देखो जरा 2025 में जो क्वेश्चन पूछा है, ये जो 2025 में क्वेश्चन पूछा है ना, कौन सा क्वेश्चन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को लेकर के पूछा है कि ब्राज़ील और घाना में जो है जो गोल्ड वाला नहीं थ्योरी, अक्सर जो है आपने टीचर से पढ़ा होगा कि गोल्ड जो है वहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, उसके अवशेष पाए जाते हैं। ये भैया क्लास एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे ना, शुरुआत करोगे तो उसमें ही लिखा होता है कि कोस्ट पे जो है आपको गोल्ड यहाँ पे भी मिलता है, अफ्रीका में भी घाना, और जो है साउथ अमेरिका में आपको जो ब्राज़ील है वहाँ पे भी गोल्ड के जो है मिलते हैं। तो ये भैया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बेसिक हर टीचर पढ़ाता है, ये चीज़ें 2025 में पूछा है। क्या सवाल ये सर 2025 में पहली बार पूछा है? नहीं, ये पहले भी पूछा जा चुका है। 1995 तरफ जो है पूछा जा रहा था ये क्वेश्चन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को लेकर के। बस हाँ, बीच में नहीं पूछा था, बहुत पहले पूछा था, 20 साल पहले पूछा था। फिर 2025 में देखो फिर पूछा है क्या, राइन फॉरेस्ट वर्सेज ऑक्सीजन प्रोड्यूस। ये एकदम जो है अच्छा सवाल था, जो 2025 में अगर हमें कोई ढंग का सवाल लगा, जो ये क्वेश्चन लगा कि रेन फॉरेस्ट और ओशियन ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस कौन ज़्यादा करता है, मतलब जंगल ज़्यादा प्रोड्यूस ऑक्सीजन करते हैं कि ओशियन ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि मेरे नज़र से अगर आप देखोगे तो मुझे ये क्वेश्चन का जवाब 2025 से पहले पता था, क्योंकि मैंने इसको फैक्ट में पढ़ा था कि ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि ओशियन जो होते हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं इन कंपेरिजन टू रेन, मतलब फॉरेस्ट के तुलना में। तो मुझे ये फैक्ट बहुत पहले से पता था। अगर आपको पता था तो आप इसको टिक मार सकते थे इजीली और आंसर हो सकता था आपका। लेकिन अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता था तो आप हो सकता ना कर पाएँ। लेकिन ये दोस्तों फैक्ट मुझे पहले से पता था कि रेन फॉरेस्ट जो है वो उतना कम करते हैं, ओशियन ऑक्सीजन जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ये मुझे 2025 से पहले पता था। हालांकि ये मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑक्सीजन आप लेते हो, आपको कभी जानने की इच्छा नहीं हुई कि कहाँ से आती है, ठीक है, तो ये रीज़न है। फिर देखो जरा जो लास्ट क्वेश्चन है 2025 का प्रीलिम्स में पूछा गया, उसका भी रीजन जान लो कि वो कहाँ से पूछा गया है। देख लो बेटा, देख लो क्या क्वेश्चन है। साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस सोलर फ्लेयर कोरोनल मास पोलर आइस। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछा गया है कि जो स्टडी हुई है, देखो रिसर्च वगैरह बहुत ध्यान से देखा करो कि क्या होती है, क्या चीज़ नहीं आती है। ये दरअसल मैंने आपको दृष्टि विजन आईएएस की जो मैगजीन थी उसमें मैंने इसको पढ़ा था कि जो अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सिस का, ठीक है, तो उसके पीछे कारण है वो शिफ्ट हो रहा है इस समय दरअसल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है कहाँ से आ गया, कैसे आ गया जो है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये समझ लो कि स्टडी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं,
ठीक है, जो भी रिसर्च वगैरह होती है, नई कोई रिसर्च होती है, अब वो आपके पता होनी चाहिए। इतिहास में अगर आप उठा के देखोगे तो यूपीएससी ने इसे 2 क्वेश्चन वो पूछे हैं, क्या कि अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है वो कौन सी कंट्री में कहाँ कहाँ मतलब जो है कंट्री एंट्री पूछा है। फिर जो है अर्थ के मैग्नेटिक पोल के बारे में, पैलियो मैग्नेटिक के बारे में पूछा है। ठीक है, तो अब ये जो यानी कि इससे हमें ये पता चलता है इतिहास से कि 2 क्वेश्चन इस पर पूछे जा चुके हैं। तो यानी कि अर्थ जो है कि रोटेशन में और अर्थ की एक्सिस में कहीं ना कहीं यूपीएससी बहुत मतलब जो है जानना चाहती है अर्थ के एक्सिस के बारे में। और ये तो बहुत बड़ी बात थी कि उसका जो है एक्सिस शिफ्ट कर रहा है, तो यूपीएससी ने पूछ लिया। ठीक है, और ये काफ़ी हाईलाइट में भी मुद्दा था। ठीक है, तो फाइनली मेरे जो है सवाल ख़त्म हुए और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो लेक्चर था वो मेरा समाप्त हुआ। अब जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं, अपने जवाब जो है पूछ सकते हैं, और अब मैं सवालों के आपके जवाब दूंगा। और